हम शुरू करें। सबसे पहले हम उत्तराखंड राज्य, आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड राज्य जब बना तो एक पूरा आंदोलन हुआ और उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए जो यूपी से अलग करके विकास के नाम पर एक राज्य का गठन करना था। तो जब वो आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में कई लोग शहीद भी हुए। आप सबको पता है ये बात? जो आंदोलन चल रहा था, कई बार खटीमा में एक बार गोलीकांड हुआ, मसूरी में हुआ, एक बार रामपुर तिराया मुजफ्फरनगर में हुआ। सबको पता है ये बात? तो उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को हम नमन करेंगे। मैं नारा लगाऊंगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद, और आप मेरा साथ देकर कहेंगे अमर रहे। सबको समझ में आ गई ये बात? कैसे करेंगे? मैं नारा लगाऊंगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद, और आप लोग क्या कहेंगे? अमर रहे। तो अब मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहे। आवाज कम आई है वाले हिस्से से, बाकी तो ये बच्चे बहुत जोर से बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी शायद थोड़ा एक बार और बोलते हैं इस बात को ना। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहे। सब लोग बोलेंगे, सब लोग एक साथ एक आवाज में। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहे। धन्यवाद। आगे के सिलसिले को हम शुरू करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ। उत्तराखंड राज्य का जन्म एक महान आंदोलन से हुआ। ऐसा आंदोलन जिसमें पहाड़ से लेके मैदान तक हर व्यक्ति की मजबूत भागीदारी रही। युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, राज्य से बाहर देश विदेश में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी, हर किसी ने राज्य आंदोलन की लड़ाई में योगदान दिया। जिसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य के रूप में हमारे को एक अलग राज्य मिला। वो ऐतिहासिक दिन आया 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में उभर के भारत के नक्शे पर आया, और हम सब जो एक अलग उत्तराखंड राज्य विकास के नाम पर मांगते थे वो सपना साकार था। उत्तराखंड राज्य निर्माण को आज लगभग 20 साल हो गए हैं, और 20 साल कम नहीं होते। सही बात है? 20 साल कम होते हैं या 20 साल बहुत होते हैं विकास करने के लिए? जी, 20 साल कम नहीं होते, लेकिन आज भी उत्तराखंड के अंदर बुरा हाल है। आज स्थिति यह है कि राज्य के बच्चे बिना टीचरों वाले बदहाल स्कूलों में अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए मजबूर है। राज्य के युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर है। बीमार व्यक्ति सुविधाएं और अस्पतालों और संसाधनों के अभाव में अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मरने के लिए मजबूर है। गर्भवती महिलाएं सड़क पर प्रसव के लिए मजबूर है, और यदि कोई गर्भवती महिला अस्पताल पहुंच भी जाती है तो इलाज के अभाव में जच्चा और बच्चा दोनों ही मौत के गले में जाने के लिए मजबूर है। ये हाल आज हमारे उत्तराखंड का है। ये बात सही है गलत है? तो सही कहते हैं उसको हाथ खड़ा करके बताएं कि ये बात सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही बात। जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं अभी आऊंगा भाई साहब आपके पास। अच्छा, मैं क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे बीच में आप सब परिचित ही हैं। दीपक बाली जी भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ एक मिनट आके आपके सामने मुखातिब हो जाए, फिर हम इसका सिलसिला शुरू करेंगे इस कार्यक्रम का और आगे। आप सब भाइयों का नमस्कार, मेरे बड़े आदाब। आज ये जो कार्यक्रम है, अभी वो कह रहे हैं कि मेरा ये बैठा है कि है, ठीक है, थैली है, अभी दूसरी थैली 8 बजे के बाद, अभी नहीं सुना। तो उसका कह रहा है तुम क्या करने आए हो? वोट मांगने आए हो। आज हम वोट मांगने नहीं आए, पहले ये समझ। अरे अभी बात सुन, आज ये समझाने आए हैं कि तुम जो वोट देते हो
वो किस चीज पे वोट देना है और क्यों देना है। हम पूरे 5 साल तक जूझते हैं अपनी समस्याओं से, और जब ये समय आता है कि वोट क्या देना है तो जो हमारे मुद्दे होते हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। यहाँ पर हम बेवजह नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है। ये जो आप कागज देख रहे हैं, ये 2 पेज का, ये अरविंद केजरीवाल जी ने पहले अपने हाथ से लिखी इसकी एक एक चीज, उसके बाद ये प्रिंट होके उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं में भेजा है कि लोगों से बातचीत करो। तो कोई भाषण नहीं है, इसमें एक चीज जो लिखी है सिर्फ बातचीत हो रही है। आपसे पूछना है, इसमें जो सवाल है वो सवाल वही है जो रोज आप झेल रहे हैं। तो जवाब देते हुए अगर आप सही जवाब दीजिए, आपको अगर वो सुविधा मिल रही है तो हाँ कहिए, नहीं मिल रही है जो आपको लगता है वही जवाब देना है। उनका सोचना है कि ज्यादातर पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं और कुर्सी पर बैठते हैं तो 1 साल 1.5 साल बाद भी कहते हैं भाई अभी तो 1 ही साल हुआ है, अभी हम योजना बना रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। उस आदमी ने इसलिए भेजा है कि मैं योजनाएं बना के पहले ही तैयार रखूं, जिससे कि जब मेरी पार्टी की सरकार 2022 में जनता ले आती है तो काम अगले दिन से शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए उसने भेजा है हम लोगों को, और ये गाड़ियां 70 की 70 विधानसभाओं में घूम रही हैं और इसी तरीके की सभा कर रही है जिसमें सिर्फ बातचीत होगी। तो मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, इसका नाम भी उन्होंने दिया है उत्तराखंड में केजरीवाल, इस कार्यक्रम का। अब उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब क्या है, बस यही समझने की जरूरत है। उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब है सरकारी स्कूल, दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब है दिल्ली जैसे सरकारी अस्पताल जो प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर है। उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब है बेहतर सड़कें। उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब है जो उत्तराखंड बिजली बनाता है, और आज बहुत राज्यों से महंगी बिजली आप लोगों को मिलती है। वो क्यों मिलती है? उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब ये है क्योंकि सरकारें हम इसलिए चुनते हैं, विधायक इसलिए बनाते हैं कि वो सिर्फ सड़कें बनवाएं, नदियां बनवाएं, बिजली और पानी की व्यवस्था करवाएं, स्कूल बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, और कोई उनका काम नहीं है। तो सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं, वही बातचीत करने आए हैं कि आखिर जब वोट देने का समय आए तो जिसे मर्जी देना, लेकिन एक बार सोच के कि आप अपना विधायक या सरकार क्यों चुनने जा रहे हो, इससे काम क्या लेना है। उस समय हम सारी बातें करते हैं, सिर्फ अरे भाई जिसको खाना बनाने के लिए रखा है उससे ही तो पूछेंगे तूने खाना क्यों नहीं बनाया। बहुत सीधी सी बात है। तो विधायक जब अपने चुना तो जब वो वोट मांगने आएगा दोबारा, उससे ये तो पूछेंगे तुझे तो इसलिए चुना था, ये सड़क नाली बननी थी, खंबे ठीक होने थे, बच्चों का स्कूल ठीक होना था, तो सब कहाँ है। तो उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब यही है। आप हमारे संगठन मंत्री हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 2014 से पार्टी से जुड़े हुए हैं मयंक शर्मा, ये आपसे बातचीत करेंगे, आपसे पूछेंगे, कुछ बताएंगे। ये सब जो बच्चे आज लगे हुए हैं इनका कोई स्वार्थ नहीं है। कोई इसमें इंजीनियर है, कोई इसमें पूना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होटल मैनेजमेंट का लड़का है, बच्चा है। आप देखो कितने टाइम से राजनीतिक पार्टियों में ऐसे लोग नहीं दिखते। इनके सबके अंदर जज्बा है एक बार इस व्यवस्था को बदलने का, कि भाई हम प्रयास करेंगे ये व्यवस्था बदल जाए और जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार 2022 में आए। तो आगे की बात बयान करेंगे आप लोगों से। बैठो सही, धन्यवाद। नारा ये नहीं लगना, बड़ा लगाया नारा ये 20 साल से, कभी किसी की जिंदाबाद, किसी की जिंदाबाद। अभी थके नहीं आप लोग आदमी के लिए नारा लगाते हुए। नारा लगाएंगे, मैं लगवाता हूँ नारा, आम आदमी, आम आदमी। एक आखिरी बार, तीसरी बार बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार जोर से, जितनी ताकत है हमारे अंदर, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ आम आदमी के लिए चल रही है। और आम आदमी वो नहीं है कि जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो आम आदमी है, जिसकी जेब में पैसे है वो आम आदमी। हर वो आदमी आम आदमी है जो अपने से नीचे वाले के लिए बेहतर सोच रहा है।
ये ध्यान रखना। आम आदमी नेताओं के नारे लगा लगा के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने अभी सुना दीपक बाली जी को, आप सबके वैसे तो पहले से ही परिचित हैं, मुझे यहाँ पहले ही गांव में घूमते हुए बता दिया था कई लोगों ने, और कई लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या वो भी आ रहे हैं, तो सबको ये बताया गया वो पहुँच चुके हैं। आप पहुँचिए, आपके पहुँचने में देरी। तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड राज्य की, और उत्तराखंड राज्य जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 20 साल हो गए हैं, और 20 साल कम नहीं होते, लेकिन आज भी उत्तराखंड के अंदर बुरा हाल है। आज स्थिति ये है कि राज्य के बच्चे बिना टीचरों वाले स्कूलों में, बदहाल स्कूलों में अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए मजबूर हैं। आज राज्य के युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हैं। बीमार व्यक्ति सुविधाओं के अभाव में, संसाधनों के अभाव में अस्पताल पहुंचने में पहले ही रास्ते में अपना दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं। गर्भवती महिलाएं सड़क पर प्रसव करने के लिए मजबूर हैं, और जो पहुंच भी जाती हैं अस्पताल, वो वहाँ पर अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में जच्चा और बच्चा दोनों अपने मौत के गले उतरने को मजबूर है। ये हाल आज हमारे उत्तराखंड का है। और इन 20 सालों में हमने हर पार्टी को मौका दिया कि नहीं दिया? हर पार्टी को मौका दिया। तो फिर जोर से बताइए, बच्चा बोल रहा है, इस बच्चे की तो उम्र भी 20 साल नहीं है। बताइए 20 सालों में आपने सब पार्टी को मौका दिया, कांग्रेस को, भाजपा को। कभी हमने भाजपा को सरकार बनवाई, कभी हमने भाजपा की सरकार बनवाई, कभी हमने कांग्रेस की सरकार बनवाई, और यही बारी बारी एक दूसरे की सरकार पलटती रही। सत्ता का परिवर्तन होता रहा, लेकिन व्यवस्था वही लचर बनी रही, वही व्यवस्था जिसके लिए आज हम त्रस्त रहते हैं। तो यहाँ आज भाजपा की सरकार है, ये सब लोग जानते हैं। आज किसकी सरकार है यहाँ पर? थोड़ा करंट नहीं आया, या मुझे लग रहा है अंधेरा होने के बाद आएगा। तो आज यहाँ भाजपा की सरकार है। दोनों पार्टियों को समय समय पर मौका दिया, मगर कुछ नहीं बदला। ऐसा ही है। अब कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। ये आपको किसी को पता है? इस बारे में पता है? सुना है आपने? आप बहुत जागरूक हैं अगर आपने ये सुना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने 20 अगस्त सन 2020 को यह ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि उत्तराखंड के लोग अरविंद जी से दिल्ली में मिले और उन्होंने कहा कि आपने जो व्यवस्थाओं का परिवर्तन दिल्ली में दिल्ली की जनता के लिए करा है, आप ये परिवर्तन की जरूरत उत्तराखंड में भी है, और आप उत्तराखंड में भी चुनाव लड़िए, उत्तराखंड की जनता आपको जिताएगी और उत्तराखंड की व्यवस्था भी परिवर्तन हो पाएगी। ठीक है? तो उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। हम लोग आम आदमी पार्टी से आए हैं, आपको पता है, इसीलिए हम लोग आम आदमी पार्टी से आए हैं। वही आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव निशान क्या है? झाड़ू। हम झाड़ू वाली पार्टी से आए हैं। हमको अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है अपना प्रतिनिधि बना के कि आप लोगों के बीच में हम जाएं, आपकी समस्याओं को हम जाने, और उन समस्याओं की एक रिपोर्ट बना के अरविंद केजरीवाल जी को दें, और उसके ऊपर वो अपने समाधान निकाल के आपके बीच, जब सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, जब आप लोग चुन के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो उन समाधान को यहाँ से आपका विकास हो सके, आपकी समस्याएं दूर हो सके। तो आज हम सब लोग समय निकाल कर आए हैं इस बातचीत को करने के लिए। हाँ, एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत नेता आते होंगे आपके पास, एक तरफा भाषण दे के चले जाते हैं। मोदी जी तो लगभग हर महीने आते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं, कभी रेडियो पे, कभी टीवी पे। आपकी कोई नहीं सुनता। हम यहाँ आपकी सुनने आए। हम कुछ सवाल करेंगे, आपसे जवाब लेंगे, जिससे हम आपकी समस्याओं को जान सकें। हमारे सवालों पर, जैसे हमारा सवाल बिल्कुल एक स्पेसिफिक सवाल होगा, बिल्कुल एक लाइन पर होगा, हम चाहते हैं आप लोग जवाब भी उसी हिसाब से। सब लोग मेरे साथ में इसमें साथ देंगे? जो लोग साथ देंगे एक बार हाथ खड़ा करें। सब लोग साथ देंगे ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका समय निकालने का सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने समय निकाला, हमको मौका दिया बांसखेड़ा में इस प्रोग्राम को आयोजित करने का। और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर। आसिफ एक बार इधर आ जाएंगे। आसिफ ने बहुत मेहनत करी है, 2 दिन से मैं इनके फोटो देख रहा हूँ जगह जगह आपके गांव में जाके। ये और सुरेश जी हैं, मयंक सिंह हैं, मेरे ही नाम के हैं, एक मयंक, एक सुरेश जी हैं, और मैं एक और नाम भूल रहा हूँ, अजय।
अजय भी हैं, मैं सबको चाहता हूं अगर वो लोग यहाँ पर हैं तो मेरे पास आ जाए। जो भी है, आसिफ तो मेरे पास है, अजय, मयंक और सुरेश जी और रियासत हुसैन जी के नाम को तो हमने पूरे गांव में अभी हम आधे पौन घंटे से प्रचारित कर रहे थे। रियासत हुसैन जी से मैंने मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार मैं उनसे मिल पाऊँ। आइए प्लीज एक बार मेरे पास आइए। ठीक है, नमस्कार रियासत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये व्यवस्था करी। मुझे पता है कि कुर्सियां कोई ना कोई यहाँ कंधे पे ढोके लाया होगा, ये प्रयास आपने करे हमारे लिए, हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। तो अब हम अपना सवाल जवाब का सिलसिला चालू कर रहे हैं और ये देखिएगा, ये आप लोग सब शालीन भाषा में जवाब देंगे, ऐसी भाषा जो हमारी संसद में बोली जानी चाहिए, ठीक है ना? जो संसद में बोली जानी, जो बोली जाती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बोली जानी चाहिए वो वाली भाषा, ठीक है? हम कोशिश करेंगे फिर भी हम यहाँ की लोकल बात कर पाए, लोकल भाषा यूज हो, लेकिन संसदीय भाषा हो, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल आप लोगों के लिए यहाँ आता है। अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने केजरीवाल जी के बारे में सुना है? हाथ खड़ा करेंगे। सबने सुना है? आपने नहीं सुना? आपका हाथ है, आपका हाथ। हाजी जी आपका अभी हाथ नहीं उठाए, मैं आपकी गिनती नहीं कर पाऊंगा। एक बार हाथ उठा लीजिए अगर आपने केजरीवाल जी के बारे में सुना। जिसने नहीं सुना वो ना उठाए, ईमानदारी से ना उठाए, मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा। जिसने नहीं सुना वो ना उठाए, जिसने सुना है वो अपना हाथ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये पूरा बांसखेड़ा गांव वैसे मैं काफी परिचित हूँ, हमारे पूर्वज यहाँ से कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में रहे और ये हमारा भी कहीं ना कहीं हमारा इससे खून का रिश्ता है इस गांव से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुझे जाहिर करा कि आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सुना। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप में से किन किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है? हाथ खड़ा करा। वेरी गुड, बच्चों ने भी सुना है। बच्चों ने कहाँ से सुना होगा? मुझे अंदाज की बात, बच्चों ने कहाँ से सुना है? कहाँ से सुना है? आम आदमी पार्टी के बारे में कहाँ से सुना आपने? बताओ बताओ, मैं बताओ। टीवी में सुना है। अच्छा आपके घर में टीवी है तो बिल्कुल जहाँ टीवी होगा वहाँ अरविंद केजरीवाल जी का कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा आपने। जागरूक लोगों की यही पहचान है, वो काम की बात निकाल लेते आने को उसमें और बना के आप भरपूर। तो मैं आपसे ये सवाल और आगे पूछना चाहता हूँ कि आप में से किस किस के बच्चे, अब वो लोग हाथ उठाएंगे, बच्चे नहीं उठाएंगे क्योंकि बच्चों के अभी बच्चे नहीं है, किस किस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो हाथ उठाएंगे? काफी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में, एक बार उठाए रखें, मेरे वॉलंटियर इनको काउंट करेंगे। ये सारी रिपोर्ट में जाता है, हमको भेजना होता है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा कष्ट होगा, आपको काउंट कर लीजिए। लगभग 17 परिवारों से यहाँ बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चे थोड़ा सा शांत रहेंगे, बच्चों की बात होगी, बच्चों की सब बात होगी। तो ये बताइए कि आप में से काफी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल ही वाकिफ होंगे। ये बताइए कि उन सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? कोई बताएगा इसमें? कोई बताएगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी है? मेरे वॉलंटियर्स माइक लेके जाएंगे। कोई बताएगा? सरकारी हाथ खड़ा करें कैसे? कोई बताएगा सरकारी स्कूलों में बच्चे किस किस के पढ़ते हैं? इनकी सुननी बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ के नहीं, आप बिल्कुल वही पे सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है कि मास्टर अपने एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, किसी क्लास वो नहीं करते। सरकारी स्कूलों में ये हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इंसान चला जाए, इसे एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मेरे सारे इंसान, सारे मास्टर जितने भी है। मैं खुद गया हूँ अपनी बच्ची के लिए, मैंने अपनी बच्ची को देखा, बच्ची में क्या उसमें साले बालक सब वो कर रहे थे इसमें बदमाशी, और उसके बाद में क्या मास्टर कोई किसी को नहीं देखता है। सरकारी स्कूलों की बात यह है, यहाँ की कोई पढ़ाई नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है। मैं कहता हूँ खुद इस बात, ये बाकी लोग भी इसी बात से बिल्कुल यही बात है। आप सब लोग हाजिरी भरेंगे इसलिए कि हाँ ये सरकारी ऐसे ही है। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती, आप सब लोग यही बात मानते हैं।
सब लोग अच्छा, एक ये वाले जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ आपके कंधे में गमछा है, आप उनसे जरा पूछिए, वो बताएंगे कि होते हैं। बात सही है जो लड़के ने इसने बताई है, बात सही, मगर जो बात बताई है वो सही है। जो क्या इतने दिन तनख्वाह पा रहे हैं वो बैठ के अपना मतलब दिन पूरा करते हैं, बस ये है। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई वो नहीं है सर, ये मत आइए। पढ़ाई होती नहीं है ये नहीं, खास नहीं है। इधर भी ये वाले भाई साहब भी कुछ बताना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कैसी है। हम आपसे भी जरा स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, हर चीज रिकॉर्ड। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ऐसी है, मास्टर तनख्वाह लेने के पाने के लिए आते, पढ़ाने के लिए नहीं आते। वहाँ पे खाना खाते हैं और खाना बनवाते हैं, इसके अलावा उन लोगों को और कोई काम नहीं। ज्यादा करेंगे बच्चों से पकौड़ी बनवा के वो खाने शुरू कर देंगे। बच्चे बनाते हैं कोई पकौड़ी, काम नहीं उनका, बैठे रहेंगे। बच्चे पकौड़ी बनाते हैं। जो खाना बनाने वाली है वो उन्हें खाना भी खिलवाएंगी, बच्चों को कम देंगी, उनको ज्यादा देंगी। गाड़ी दाल निकाल को बना देंगी, बच्चे बच्चों को देंगी। आपने अभी वो खुद भी लाती है, खुद भी खाती है, मास्टरों को भी खिलाती है। आपने अभी कहा कि बच्चों से पकौड़ी बनवाते हैं, ऐसा ही पकौड़ी तक बनवाते हैं बच्चों से। कभी कभी, हाँ ऐसा भी करते ये तो हमारे देश का इस समय हैं, ऐसा नियम भी चल करते रहा हैं। है। लोग चाय तक बनवाते हैं और वहाँ नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह से मांगेंगे चाय, होटल से, बच्चों को 2-4 को बेच के। ये हमने खुद देखा, चाय की दुकान पे बैठ के, कहाँ से आ रहे हो बच्चों, या हम स्कूल से आ रहे हैं चाय लेने के लिए मास्टरों के लिए। तो ये जो बात कह रहे हैं भाई साहब, आपका नाम बताएंगे भाई साहब? जानते हैं वहाँ। एक बार नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद शरीफ। तो शरीफ भाई जो बात बता रहे हैं, ये बात सही बात है? सब लोग इस बात को बिल्कुल बात इस पे हाजिरी भर रहे हैं, हाँ ये बात सही कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं। तो एक बार जोर से बताइए जो ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप, हमने ये तो बात सुन ली कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कैसी है, और वो सब पता चल गया कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कैसी है। फिर मेरा दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है कि ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा स्कूल कितनी दूर है जहाँ पर ठीक ठाक पढ़ाई हो, यहाँ से कितनी दूर पर है? क्या कह रहे हैं आप माइक? भैया है ही नहीं यहाँ पे, तो है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं है यहाँ पे। कोई भी नहीं है। टाइम पास के लिए बहुत स्कूल है, कोई ठीक ठाक स्कूल जहाँ अच्छी पढ़ाई होगी? टाइम पास के लिए बहुत है। मैं कहूँगा अभी यहाँ नहीं है, शेयर कर लो। यहाँ नहीं है। अच्छा शहर में भी स्कूल है, वो यहाँ से कितनी दूर होंगे? 4 किलोमीटर दूर, 4-5 किलोमीटर। अच्छा 5 किलोमीटर दूर। ऐसा है ना, प्राइवेट में स्कूल में जो आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाता, उनकी फीस इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाता। और सरकारी स्कूलों की इतनी कंडीशन खराब हो रही है उत्तराखंड के अंदर, वो मजदूरी में पढ़ाना चाहते हैं, गरीब आदमी क्या करे बताइए आप। ये तो है, लेकिन मतलब मेरा सवाल ये था कि यहाँ से ये बताइए कि यहाँ से ऐसा स्कूल जो ठीक ठाक जहाँ पढ़ाई होती है यहाँ से कितनी दूर है, बस ये बताइए। ठीक ठाक तो शहर के अंदर ही मिल सकते हैं आपको, जो गरीब आदमी का बच्चा नहीं पहुँच पाता वहाँ तक। कारण क्या है, क्यों नहीं पहुँच पाता? प्राइवेट में ठीक ठाक हो तो गरीब आदमी कहाँ से फीस भरेगा? ये बताइए आप। प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस बढ़ा रखी है सरकार ने, क्या करे बताइए आप। अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही उत्तराखंड के अंदर। तो देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देखिए एक एक करके एक एक बात के लिए आपके पास आता रहूंगा, मैं आपकी एक एक बात कवर करने के लिए आता रहूंगा, बस आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है ना। मैं आपके पास लगभग सब मुद्दों पर आपके पास जरूर आऊंगा, ठीक है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि बाकी तो ये कह देंगे, बाकी पूरा गांव मान जाएगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान में जो यहाँ की सरकार है, जो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार है, उसने सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए कुछ किया? कोई बता पाएगा इस बारे में? देखो ये वाले भाई साहब का इनका जोश कवर करो। त्रिवेंद्र रावत बिल्कुल बदतमीज है, सारे लाख गाँव के लिए क्या करा है, उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं करा, मुख्यमंत्री बना पड़ा है यहाँ के लिए, उन्होंने सरकारी स्कूलों को कुछ नहीं करा उसने, कुछ भी। मेरे पास फोन आया, फोन पे मुझसे पूछ रहे वो मीडिया वाले, कह रहे कि हाँ ऐसा वैसा क्या हुआ। मैंने कहा उनका साला बदतमीज आदमी, उससे बड़ा बदतमीज आदमी निकला हमें। उन्होंने सरकारी स्कूल ठीक करने के लिए कुछ किया नहीं किया? क्या क्या टाइम से विश्वासी रहो, अपना खाना खाते रहो, वो करते रहो, ये कराओ और क्या कराओ, पढ़ाई शिक्षा पूरी कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री वाले ने बिठाई है, जो भी चलो फैक्ट्री वाले बिठाई, किसने स्कूल अच्छे हो गए, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इनका कुछ नहीं करा त्रिवेंद्र रावत ने।
आज भी कहता सरकार हूँ, ने कुछ नहीं करा आपके मुताबिक। कुछ भी नहीं करा त्रिवेंद्र रावत ये ने। जो भैया कह रहे हैं, आपका नाम बताइए, बड़े क्रांतिकारी। मेरा नाम है सतीश चौहान। सतीश चौहान। चौहानों में तो वैसे ही खून का उबाल बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल बता अगर रहे कुछ हैं। भी करा उसने, मैं कहता हूँ मेरे पास फोन आया उसका वहाँ से, किसका? त्रिवेंद्र रावत जी का फोन आया? त्रिवेंद्र रावत का। क्या कह रहे थे? कह रहे कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, मैं कहा तू साले कुत्ते ऐसा लगता है मुझे। आपने बड़ी हिम्मत कही है, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। वैसे देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप गुस्सा है, आप नाराज है त्रिवेंद्र सरकार से, लेकिन फिर भी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम संसदीय भाषा यूज करेंगे। तो कोई और बता पाएगा कि त्रिवेंद्र सरकार ने इन स्कूलों के हालात ठीक करने के लिए कुछ किया या नहीं किया? कोई और बताएगा? वो भाई साहब पीछे के टोपी पहने हुए हैं, वो वाले जो भाई साहब हैं, मुझे लगता है वो कुछ बता पाएंगे जरूर। बताइए भाई साहब, आप बताइए कि क्या सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए कुछ करा? भाई साहब कुछ नहीं करा यहाँ। ज्यादा ने कुछ नहीं करा यहाँ स्कूलों में। त्रिवेंद्र रावत जी ने कुछ नहीं करा सरकारी स्कूलों को ठीक करने कुछ के नहीं लिए? करा, खाली जो उनके मिलने वाले जो है उनका काम हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा, बाकी गरीब आदमी का कोई काम नहीं हो जाएगा। काफी हद तक काफी जागरूक आपने स्टेटमेंट अपना दिया है, मुझे काफी हद तक आपकी बात काफी ठीक है, ठीक है। हम इस बात पे दोबारा लौट के आएंगे। अभी मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूँ। फिर आप ऐसे किस किस के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करके बताइए कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। जरा काउंट करेंगे मेरे वॉलंटियर, सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में और कोई नहीं पढ़ाता। जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को, 1 बच्चा 2 बच्चा या 3 बच्चा जो भी है, जो प्राइवेट में पढ़ने जाते हैं, हाथ खड़ा रखिएगा। 1 2 3 4 5 और कोई जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने भेजता है? तो यहाँ मेरा सवाल ये बनता है कि आपको ये लगता है कि क्या प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं और जब मर्जी चाहे फीस बढ़ा देते हैं मर्जी माफिक? आपको ऐसा लगता है किसी को? आपको ऐसा लगता है मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा हूँ और यहाँ का ये माहौल है कि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। पढ़ाई तो अच्छी है लेकिन फीस इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई है, जो नॉर्मल लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि वो स्कूल वाले फीस भी कभी भी बढ़ा देते हैं कितनी मनमर्जी से? ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, कोई इनको रोकने वाला नहीं, टोकने वाले नहीं। अगर हम स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लेके जाते हैं उनके पास, प्रिंसिपल के पास, तो वो कहते हैं कोई फायदा नहीं है इसका, ले जाइए। पेरेंट्स को लेके जाते हैं, पेरेंट्स इस वजह से पीछे हट जाते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है, आम आदमी है। और कोई साथी बता पाए तो? मुझे लगता है कोई लोग यहाँ पर अभी हिचक तो नहीं रहे, किसी को कोई डर तो नहीं लग रहा है ना? जिनको डर नहीं लग रहा है एक बार हाथ खड़ा कर दो। जिनको डर कोई नहीं लग रहा है, बच्चों तक को डर नहीं लग रहा है, बच्चे भी बिल्कुल नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल आजाद भारत में आजाद नागरिक हैं आप सब, डरने की कोई बात नहीं। सर अपना सवाल दोहराइए एक बार। ऐसा है, डर की बात पे एक ही बात है बस, उत्तराखंड है आपका, नहीं किसी के बाप का। क्या कर लेंगे? उत्तराखंड है आपका, नहीं किसी के बाप का। उत्तराखंड है आपका, नहीं किसी के बाप का। वेरी गुड, यही जोश मुझको चाहिए था। आप सब लोग जीवित हैं, सब जीवंत हैं। आपके नारे ये बता रहे हैं कि आप लोग अभी, आपके हौसले बहुत बुलंद हैं। ठीक है, हम लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे, सवाल मुझसे दोहराने के लिए बोला गया था कि क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल मन मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं और उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, ऐसा लगता है आपको? प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है, कोई बताना चाहेगा इस बारे में? जब तक आप अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो समाधान कैसे होगा, ये बताइए। ये इन भाई साहब के बच्चे भी ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, आपने हाथ खड़ा करा था, मैंने देखा था। आप बताइए। एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, वो प्राइवेट, एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। प्राइवेट अपनी मर्जी से ही फीस बढ़ा लेंगे, अपनी मर्जी से ही घटा लेंगे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे उसका जवाब दीजिए। क्या प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं और मन मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, प्राइवेट वाले स्कूल वाकई में ऐसे करते हैं, जो अपनी मर्जी से फीस बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से घटा देते हैं। अच्छा, आपको लगता है? हमें लगता है। हम अगले सवाल पे जाएंगे अब यहाँ से।
कि सरकार ने इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कुछ किया या नहीं किया। प्रश्न मेरा आप सुन लीजिएगा दोबारा से कि क्या सरकार ने इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कुछ किया या नहीं किया? जो ये कह रहे हैं कि नहीं किया, जरा एक बार हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया? कोई इस पे बता पाएगा कि कैसे कुछ नहीं किया? बताइए बताइए। ये जो भाई साहब ये लोग आगे बैठे हुए हैं, ये वाले भाई साहब बताएंगे ना? बताइए बताइए, आप लोग तो युवा हैं, आप लोग बता सकते हैं। क्या बताऊँ आपको, सरकार ये तो सरकार ही बताएगी आपको, सरकार से जवाब चाहिए। सरकारी त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ आके जवाब दे हमें, आम आदमी के बीच आके त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब मानेंगे कि हम आपको जवाब दें। अगर तब आप मानते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कुछ नहीं किया? त्रिवेंद्र सिंह सरकार को 0 नंबर देता हूँ, बिल्कुल सरकार को 0 से 0 नंबर देता हूँ। ना तो गड्ढे, अब तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री बैठे हैं जो गड्ढे मुक्त भी नहीं करा सकते रोडों के। मतलब नहीं तो क्या बना ले जाए, गड्ढों को भी नहीं कर पा रहे हैं। गड्ढों को ही नहीं कर पाए। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, आप लोग बता रहे हैं जैसा कि। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं है? कोई बता पाएगा इसमें या मुझे ही बताना है? नहीं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको सरकार क्यों नहीं करती। ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी क्यों नहीं रुकती, क्यों सरकार उसको नहीं रोक पाती? क्योंकि आपको नहीं लगता कि अधिकांश जितने प्राइवेट स्कूल है या तो वो नेताओं के होते हैं या नेताओं के रिश्तेदार के होते हैं, या जिनके होते हैं वो नेताओं के सरपरस्त में रहते हैं, उनके ऊपर उनका हाथ होता है? ऐसे ही लगता है आपको भी? ऐसे लगता है? जिसको ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल या तो नेताओं के होते हैं या नेताओं के रिश्तेदार के होते हैं, या फिर क्या होता है कि उनको उनका संरक्षण मिला हुआ होता है, उनके माथे टूटे उनके लिए हाथ रखा हुआ होता है नेताओं का। ऐसे जो लोग हामी भर रहे हैं हाथ खड़ा कर, जो लोग ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल सरकार कहीं ना कहीं हाथ रखा हुआ होता है, ऐसे ही है बिल्कुल। सब नेताओं के रिश्तेदारों के लिए प्राइवेट स्कूल। और कुछ बता पाएंगे आप इस बारे में? ये बात और क्या सबसे बड़ी समस्या बिजली की है? नहीं स्कूल के बारे में बताइए, बिजली पे आएंगे हम। स्कूल के बारे में तो क्या बताया, सबको बताया। मतलब प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकार के लोगों के होते हैं, नेताओं के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल तो बंद होने चाहिए। गवर्नमेंट वाले जो स्कूल है उन पर ध्यान देना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया सरकारी स्कूलों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, आप ही कहना चाहते हैं? ऐसे ही होना चाहिए जी, बिल्कुल। और भी कोई और इस बारे में बता पाएगा? कोई काफी जागरूक जनता है, बोलने को बहुत कुछ बोलेंगे। मुझे लगता है कि अभी ऐसा ना जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये अफीम खाकर सोए रहते हैं। आज तक कभी टीवी में नहीं दिखाई देते, ना कभी ये सोचते कि बिजली कितनी महंगी है, हर चीज महंगी से महंगी हो रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार सोई रहती है, कभी टीवी में दिखाई देते हो तो बोल। अच्छा, लेकिन इलेक्शन के समय अगर टीवी पे दिखे तो आप उसको वोट तो नहीं देंगे कहीं? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने भाई कभी आप उनको टीवी देके इतना मंत्रमुग्ध हो जाओगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जिंदाबाद करने लगो आप इलेक्शन के समय? ये वाले भाई साहब तो बहुत ही बुरी बात है, मैं इनको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। थोड़ा सा चौहान साहब, थोड़ा सा अपना खून थोड़ा सा ठंडा करें, मान रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हमने सारी बात कर रहे थे हम शिक्षा से रिलेटेड, ये बच्चों को थोड़ा सा अभी तक हम बात कर रहे थे शिक्षा के संबंध में। आपने काफ़ी कुछ हमको इनपुट दिए। हमारे साथी जो इन वीडियोस में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली अरविंद जी के ऑफिस में भी चलती है, तो वहाँ भी चल रही है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो बोले एक संसदीय भाषा में बोले, क्योंकि वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम अपना मुद्दा थोड़ा सा चेंज करेंगे। शिक्षा पे हम लगभग सारे सवाल कर चुके हैं। अब हम आपका दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम उसकी ओर चलते हैं। आप में से कौन कौन लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं? हाथ उठाएं। सरकारी अस्पताल में जो लोग जाते हैं
वो लोग हाथ उठाएं, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या बड़े अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है इलाज के लिए, जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, एक बार हाथ सीधा खड़ा कर ले जिससे हमारे साथी गिन ले। प्लीज काउंट आकाश, कोई गिन रहा है? 15 20 हो, ठीक है। लगभग 20 परिवारों से लोग सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य की कोई इशू होता है, कोई मामला होता है इलाज के लिए, वहाँ सरकारी अस्पताल में जाते हैं। यहाँ से सरकारी अस्पताल, यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी क्या हालात है, क्या बता पाएंगे? कुछ बताएंगे आप कि सरकारी अस्पताल अच्छे हैं या सरकारी अस्पतालों में कोई समस्या है? कोई बता पाएगा इस बारे में? ये तो सब कुछ बताएंगे। आप बताइए, आप सरकारी अस्पताल कैसे हैं इस बारे में कोई बता पाएगा? कह तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सरकारी अस्पताल या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे या मध्यम दर्जे के होंगे, ठीक ठाक होंगे, जैसा है बस वही बता रहे हैं। और आपका कहना ये है कि वहाँ पर जाते जरूर है, लेकिन सब टेस्टिंग बाहर होगी, दवाई बाहर मिलेगी, सब कुछ होगा बाहर से। बाहर से अंदर से कोई दवाई नहीं मिली, मैंने भी कम से कम 8 महीने काम को दवाई। सरकारी अस्पताल जाते रहे आप 8 महीने तक लगा, तो डॉक्टर तो मिलते थे या वहाँ नर्स या कंपाउंडर मिलते थे? डॉक्टर थे 4 नंबर कमरे में। कमरे में वहाँ डॉक्टर साहब पर्चा लिख देते थे और दवाई नहीं दे पाते थे? नहीं। अच्छा, वो दवाई के लिए कुछ कहते थे क्या? बाहर कहीं जाना है, क्या करना है? पर्चा लिखा उन्होंने, कहते तो ये मेडिकल से दवाई। कोई खास मेडिकल बताते थे कि कहाँ से लेना है? यहाँ कहते थे बाहर मेडिकल है। अच्छा, बाहर वाले मेडिकल, ठीक है ठीक है। इधर कोई कवर करेगा? मेरे साथी प्लीज वॉलंटियर, इधर एक साथी है कुछ बोलना चाहते हैं, माइक लेके इधर आए। आप बोलेंगे कुछ? आपके पास आएगा भाई, तो पहले पीछे से कवर करें। सर ये जो है ना मेडिकल भी अपना बताते हैं, और जो ये एक्सरे करते हैं ना आजकल वो स्क्रीन नहीं दे रहे, एक्सरे भी मोबाइल में सब सेव करके दे देते हैं, रिपोर्ट नहीं दे पाते पूरी। अच्छा, हार्ड कॉपी नहीं देते आपके हाथ में? नहीं मोबाइल में सेव करके देते हैं। तो वो अस्पताल में हो जाता है या बाहर से होना पड़ता है? वो अस्पताल में करते हैं, मतलब सरकारी अस्पताल में करके और वो बाहर भेजते हैं आपको, या क्या कैसे? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? वो जो है ना डॉक्टर के पास भी अपने आप ही लेके जाते हैं और मोबाइल में एक्सरे देते हैं, एक्सरे स्क्रीन पे नहीं देते हैं। अच्छा, और भी कोई बता पाएगा सरकारी अस्पतालों में अभी क्या स्थिति है, कैसे है अभी सरकारी अस्पतालों में, क्या हालात है? इधर ये भाई सब बताओ, जल्दी बताइए, मौका है आपके पास। देखिए, आप लोगों की समस्याओं को अगर हम सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो अरविंद जी ये लड़का बैठा है, इसके बाद बताऊंगा, यही लड़का पैदा हुआ था। जो जैसा अस्पताल में गए दवाई बाहर से लेके दे दी, मतलब वहाँ से ले लो, और मतलब कई वो तो अपना फायदा के तो मुझे प्राइवेट है। तो सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं मिलती आपको? सरकारी अस्पताल से मेरी दवाई हमें कोई मेडिकल से लिख के दिया हमें दवाई, उनको लगे हुए हैं, ये एक्सरे कराने भेजते हैं, तो उस पे जाओ, उस पे जाओ। एक्सरे भी करा दिया, डॉक्टर ने भाग गई पहले ही। तो आपको लगता है मतलब कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है कि आपको वहीं से दवाई मिले, वहीं से टेस्ट हो जाए? अगर डॉक्टर के पास, अच्छा पैसे लगते हैं वहाँ पर सरकारी अस्पताल में? पैसों पे नहीं बता पाया कोई, फ्री में होता है या पैसों में होता है? आप बताइए। 25 रुपए की रसीद काटते हैं, 25 रुपए की रसीद काटते हैं और दवाई बाहर से लेते हैं। आज 25 रुपए की हो गई। सारी दवाई बाहर से मिलती है, सब कुछ बाहर से ही होता है। जांचें भी बाहर से होती हैं। पैसे दे दो तो देख लेते हैं, वो ना तो चेक गरम कर दो तो हो जाता है। 500 रुपए डाल दो तो तुम्हें मतलब किसे देना पड़ेगा पैसा? नर्से हर किसी को रिश्वत चाहिए आजकल तो। अलग से पैसे दे दो तो काम अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो दवाई वहाँ से मिलेगी फिर भी अच्छे ढंग से नहीं मिलेगी? दवाई दवा सारी बाहर से। तो क्या मतलब मालिश वालिश करते कैसे? अच्छा, नंबर पहले आ जाए। ओके, तो
आप सब कह रहे हैं कि मतलब सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो क्या त्रिवेंद्र रावत जी जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिनको आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, तो उन्होंने इन सरकारी अस्पतालों को ठीक करने के लिए कुछ किया? आप लोग बता ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि कुछ किया कहूँ या कुछ नहीं किया कहूँ? अच्छा, ऐसा करते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया वो हाथ उठाएं। कुछ नहीं किया तो हाथ उठाइए। जो कह रहे हैं कुछ नहीं किया वो एक बार हाथ उठाएं। ये आपके हिसाब से सरकार ने, ये भाई साहब आपके हिसाब से त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ किया? उन्होंने कहा है गरीबी बदलाओ, गरीब को हटाओ, ना गरीब होगा ना बीमारी। अच्छा, उन्होंने ये किया है कि गरीब को हटाओ, गरीब को हटाओ, ना होगा गरीब ना गरीबी आएगी। तो और कोई बता पाएगा इस बारे में कि त्रिवेंद्र सरकार ने इन अस्पतालों को के लिए कुछ किया नहीं किया सुधारने के लिए? जैसे पहले अस्पताल थे कांग्रेस के टाइम में, वैसे अस्पताल थे वीरेंद्र सिंह रावत के सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बस सत्ता तो परिवर्तित हुई, व्यवस्था में कोई व्यवस्था परिवर्तन में नहीं। कोई वृद्धि नहीं। पर्ची बना देते हैं 27 रुपए की, वहाँ से अब वहाँ बाहर की मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या पता है कमीशन हो डॉक्टर लोगों की, कुछ नहीं पता। 800 900 रुपए की दवाई मेडिकल वाले वो बांध देते हैं। गरीब आदमी तो हो ही हद ज्यादा लेनी पड़ती है, मजबूरी में इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं कि क्या कोई ऐसा कोई ठीक ठाक अस्पताल आपके यहाँ से कितनी दूर है कि जहाँ अगर इलाज के लिए जाए तो मरीज की जान बच जाएगी? यहाँ से कितनी दूर है? नहीं, वो तो पैसा तो अलग विषय है, लेकिन अगर जान पे आएगी तो पैसा भी कहीं ना कहीं से लाएंगे आप। माइक लेके जाइएगा इनके पास। काशीपुर में यहाँ से कितनी दूर है ऐसा अस्पताल जहाँ पे अगर किलोमीटर का अंतर है, 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा तब ऐसा कोई जब अस्पताल जाके मिलेगा? इलाज अच्छा होगा, अगर पैसा नहीं है तो इलाज भी अच्छा होगा। अच्छा, ऐसी बात है, सब लोग इसी बात को हाजिरी भर रहे हैं इस पे, सब इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। सब यही मानते हैं कि काशीपुर से पहले तो कोई अस्पताल नहीं है, कोई ऐसा सेंटर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप में से कौन कौन लोग इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। प्राइवेट सरकारी में तो जरूर जा रहे थे, 2 3 4 ये सब लोग प्राइवेट अस्पतालों में आते हैं। मेरे वॉलंटियर्स जरा काउंट करेंगे कितने लोग यहाँ से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। काउंट करके काउंट करिए। सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता है, सरकारी अस्पताल सारे 30 से ज्यादा परिवारों से यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने के लिए जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने भी लूट मचा रखी है? ऐसा लगता है आपको? वहाँ जाके ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फिर वहाँ पर जो है कसाई की तरह अस्पताल में डॉक्टर आपको मानते हैं? किसी को खुशी आप बताइए। अरे लक्की, एक होल्ड करो, एक एक करके सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए वो पर्चा बना, रेफर कर दिया, जाओ बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। और किसी ने भी जितने पैसे डॉक्टर ने कहते हैं दे देने। सरकारी अस्पताल से आपको रेफर कर दिया जाता है। प्राइवेट बना दिया, आयुष्मान कार्ड और यदि प्रधानमंत्री की योजना इतने है ना, ये डाउनलोड होगा आगा ऊपर से, और ये चल दिया है नेट, और अभी पैसे नहीं आए, क्या इतने मोटे घाट करके बोलता। नहीं, मतलब आपको लगता है कि जो प्राइवेट अस्पताल वाले हैं उन्होंने लूट मचा रखी है? लूट बजा रखी, जो कहेंगे वो ले, मरीज को तो देना ही है। मतलब पैसे मिल, आपके पैसों की लूट करी उन्होंने प्राइवेट अस्पताल। जी जी जी। आपको, आप गए वहाँ पे, आपको लगा कि मेरा इलाज 100 रुपए में हो जाएगा, उन्होंने 10,000 तो उन्होंने 2 लाख रुपए लिए, इलाज हो गया पक्का। अच्छा, क्या बीमारी हो गई थी? हिल्लर हो गया था, ये इसका कूले का ना, कूला निकल गया, तो उसके 2 लाख रुपए लगे आपको। कि आपके घर में किसके साथ हुआ है सर? आपके का? और आपके घर में कितने कमाने वाले लोग हैं? कमाने वाले तो 2-3 हैं। अच्छा, उनमें से आप भी मुख्य होंगे? जी जी। अच्छा, और आपके 2 लाख रुपए उस इलाज में लग गए। लग गया। आपको और किसी को लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी ही लूट चलती है?
तो पीछे जो लोग बोल रहे हैं मैं उनसे एक बार विनती हाथ जोड़ के भाई साहब आप लोग अगर आगे आ जाएंगे ना तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आप लोग क्योंकि जवाब दे पा रहे हैं अगर इतनी जोर से तो आपकी आवाज जरूर पहुंच रही होगी। मैं आपकी आवाज तक पहुंचना चाहता हूँ। एक मिनट सर, आयुष्मान कार्ड के पास आपके पास था कार्ड आयुष्मान? आगे क्या होगा उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इतना आदमी खत्म हो जाएगा, इतने तो अपने मरीज की जान बचानी है। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं अभी नेट नहीं चल रहा है, सुविधा अभी उपलब्ध नहीं, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं मिल पाता ना नहीं मिल पाता। ये आप कहना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ दिखावे की चीज सब दिखावे की चीजें, इतने मरीज खत्म हो जाता। ऐसे जगह कितने हादसे हो गए इस दुनिया में, कितने हादसे हो गए। जी। ये पीछे से जो भाई साहब आए थे वो कुछ बोलना चाह रहे थे, जो हाथ खड़ा कर लेंगे वैसे जरा जो आप बताना चाहते थे कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। आप बताइए। प्राइवेट वालों ने पहले तो 50 रुपए ले रहे पर्चा बनाने के, अब ले रहे हैं 250-300 रुपए जी। और उसके बाद दवाई देते हैं अपने पास से। नहीं तो अपने मेडिकल पे को लिखे, और अगर ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो पूरे कम से कम 20,000 मतलब हजारों लाखों में जाएगा। 20,000 जमा कर लो थी पहले। अच्छा वो जमा करो, हिसाब बाद में होगा। हाँ हिसाब बाद में होगा, जब लेकर जाएंगे जिंदा हो तो मरवा दो। अच्छा मरे दे के भी पैसे लगेंगे और क्या, तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा मतलब ये वाकया होता होगा कि अगर किसी का मरीज अगर मर भी जाए और उसकी डेड बॉडी देने के लिए भी पहले पैसे जमा करने पहले पैसा जमा करा लेंगे, जब बॉडी देंगे ना तो उससे पहले बॉडी भी नहीं दिखाएंगे। क्या ऐसा भी होता है कि मरे हुए आदमी के भी पैसे बनाते रहते हैं? जी हाँ, पहले लेते हैं, नहीं ऐसा ऑक्सीजन दिखाते हैं हमारा जिंदा है, उसके बाद में वो मरा हुआ है, उसके बाद में कहेंगे पैसा जमा कर दो, उसके बाद में कह देंगे लो जी अपनी बॉडी ले लो बेटा। अच्छा मीटर चलता रहेगा। यहाँ मीटर बराबर चलेगा। ठीक है, कोई और साथी बता पाएगा इसमें कि किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है? बताइए। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। पैसे मतलब पैसे से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो इलाज होगा, नहीं तो इलाज नहीं होगा। ये एक बार ये वाले भाई साहब कहते हैं चौहान साहब से, चौहान साहब बहुत सही यहाँ बिल्कुल सच ऐसी आवाज में रहती है। क्या है जीवन देगा हॉस्पिटल था कभी? नाम मत दीजिए, अस्पताल का नाम मत दीजिए। आज वो उजाला के नाम से कोई बात नहीं, कोई भी जो अस्पताल है आप ये बताइए प्राइवेट अस्पतालों में लूट रहे हैं। ऑक्सीजन लगा दी, मरे हुए आदमी के पास में ऑक्सीजन लगा दी, ऑक्सीजन लगाने के बाद में कह दिया कि हाँ भैया ये तो अब हो गया, अब मर गया, इसे ले जाओ, उससे सारे 1-2 लाख रुपए ले लिए, बात खत्म हो गई। अच्छा अपने पैसे बनाए मरे हुए आदमी। मरे हुए आदमी ने अपने पैसे बनाए, खुद मेरा रिश्तेदार था उसके सारे ने पैसे बनाए, कोई डॉक्टर ने उसे कितने पैसे देके आना पड़ा वहाँ से? 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके आपको मरे हुए इंसान के बहन से पैसे बना रही है डॉक्टर। चलिए, क्या सरकार ने इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी की लूट को रोकने के लिए कुछ किया? कोई बता पाएगा इसमें? क्या सरकार ने ऐसा कुछ काम, कोई ऐसा कदम उठाए कि प्राइवेट अस्पताल वाले जो लूट मचाते हैं उस लूट को ना मचा पाए, उस लूट जनता को लूट ना पाए? ऐसा कुछ किया सरकार ने? कोई कदम उठाया? कोई बता पाएगा इसमें? कोई मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके आऊंगा। आप इधर से कोई बता पाएगा कि सरकार ने ऐसा कुछ करा? ये जो युवा लोग बैठे हैं ना, आपकी मुझे लग रहा है आप लोगों के खून में भी गर्मी नहीं आई है, पता नहीं किस लिए नहीं आई है, मुझे नहीं पता। या तो जॉगिंग करके आओ आप लोग। सरकार ने कुछ किया इन लूटों को रोकने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की? कुछ करा ही नहीं है। अच्छा कुछ करा नहीं है इसलिए गर्मी नहीं आई। कहाँ से करेंगे, वो भी तो वो नेताओं के ही हैं। कोई और बता पाएगा? कुछ नहीं करा, ना ही सुनवाई होती है, जहाँ कोई सुनवाई किसी भी अस्पताल में चले जाओ, मतलब 5 दिन के बाद भी उतना ही रहेगा। और वो 5 ही दिन की दवाई देते होंगे। दवाई 3 दिन की देते हैं, दवाई दोबारा लेकर के आओ। अच्छा 5 दिन का पर्चा बना दिया, उसके बाद आपको दोबारा पर्चा बनाना पड़ेगा।
तो जो एक बार मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, कोई और बोलना चाहेगा इस विषय पर? एक और कोई और बताएगा कि सरकार ने इन प्राइवेट अस्पतालों की लूट को रोकने के लिए कुछ किया हो तो? सर वो भी तो उन्हीं के कुछ तो किया होगा वैसे सरकार ने, ऐसा नहीं मान सकता मैं कुछ ना किया। आप बताइए। इतनी लूट हो है कि मान लो अस्पतालों में जाता है इंसान, तो वो जो दवाइयाँ देते हैं वो रात को रखते हैं और उसको भी खत्म कर देते हैं ना जी, वो लाओ दवाई, यूज भी नहीं करते। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल में? जी हाँ। अच्छा, जरा रात को खरीदवा के रख दी वहाँ पर? जी हाँ, आना ही रात को इतनी चाहिए, मरीज के सिराने रख दी जी, और सुबह को जाओगे तो खत्म। लगेगी और लगेगी भी नहीं? नहीं लगेगी नहीं, वो दोबारा वापसी चली जाती है मेडिकल पे। अच्छा, दुकान पे वापस। ये लूट खसोट मचा रखी है। गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई ना है और ना हो। मतलब मरीज के तीमारदारों की जरा सी आंख लगी, दवाई हाँ। लगाया कि हमने लगा दी। जी जी जी, यही कहना चाहते ना आप? बिल्कुल। ठीक है, एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पीछे जितने ये मेरे सब युवा साथी लोग खड़े हैं, वो अगर थोड़ा पास आ जाए, हम लोग थोड़ा पास आके ज्यादा बातचीत कर पाएंगे। सब लोग पास आ जाए, थोड़ा करीब आ जाइए भैया। इधर जगह है, इधर आ जाइए, आराम से। सब लोग आगे आ गए। अगले प्रश्न पर हम जा रहे हैं कि जैसे हमने आपसे बातचीत में ये निकाल के आए, हमें निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार ने इन प्राइवेट अस्पतालों की लूट के लिए कुछ नहीं किया, तो आपने कभी ये सोचा कि सरकार ने इन लूट को मचाने, जो लूट बच रही है इसको रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? कोई बता पाएगा इसमें कि क्यों नहीं किया? चलो किया नहीं हो तो अलग बात हो गई, पर क्यों नहीं किया? ये देखो, ये देखो, आप बताइए क्यों नहीं किया सरकार ने उनकी लूट रोकने के लिए कुछ? सर वो भी तो नेताओं के रिश्तेदारों के हैं, कोई उनके जान पहचान के हैं, यही है वो सब। मतलब यही बात है कि हाँ, वही नेताओं के हैं। जैसे जैसे स्कूल नेताओं के प्राइवेट, ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी नेताओं के हैं, उनके रिश्तेदारों के हैं, या उनके इन लोगों के हैं जिनके ऊपर पहले से ही नेताओं का हाथ रखा है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही बात है। कोई और बात भी है इसके अलावा? कोई और बता पाएगा जो लोग इस बात से वाकिफ हो, जो इस बात से मुतमईन हो कि ये जो कह रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेद। जो जुनैद भाई कह रहे हैं यही बात है, सब लोग इस बात से वाकिफ हैं? सब जो लोग हैं एक बार हाथ खड़ा करते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद भाई। ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं जुनैद भाई। आप टोपी वाले जो भाई साहब, आप कह रहे हो जुनैद भाई गलत कह रहे हैं? सही कह, तो आपने हाथ नहीं उठाया, सही कह रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सही बात जुनैद भाई ने बताई कि क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल भी या तो नेताओं के होते हैं या उनके रिश्तेदारों के, और या फिर कोई और बोल रहे हैं क्या उधर से? हमें कोई और तो नहीं बोल रहा है ना? आगे कंटिन्यू करें। अब क्योंकि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्कूल की तरह अस्पताल भी नेताओं के, उनके रिश्तेदारों के हैं या नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त होते हैं, इसीलिए सरकार उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। ऐसा ही है? जो अगर ऐसे ही है तो हाँ बोलो एक साथ में, तो थोड़ा जोर से बोलो। बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, बड़े कम बोल रहे हैं। अच्छा, बच्चे रोटी खाते। अच्छा, आपके गांव में मुझे ये बताइए कि जितने भी पढ़े लिखे सब युवा हैं, आपके गांव में ऐसे कितने लोग रोजगार के चलते गांव छोड़कर चले गए? कितने लोगों ने यहाँ से पलायन किया? कोई बोलेगा? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। थोड़ा जोर से बोलिए। सर देखिए, आप सभी लोग हैं और हमारे ग्रामवासी भी हैं, सब अपनी अपनी मतलब योजनाएं और अपनी परेशानी वाली की प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक बात बताइए, आप जो पार्टी आई है वो किसने भेजा आपको? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जी ने। तो दरअसल ये है कि आप ये बताइए किस संविधा से, किस विधान से आए इस गांव के अंदर? हम आपसे बात कर रहे हैं। एक मिनट, हम आपसे बात करने आए हैं। हमारा सवाल ये है, अगर आपको हमसे सवाल करने हैं तो कर सकते हो, करेंगे। अभी पहला सवाल क्या है आपका? अभी जो करा है, अभी जो सवाल ये है कि यहाँ की जो रोजगार नहीं मिलता जिन युवाओं को, ऐसे लोगों को रोजगार के लिए बाहर गए हैं लोग, इस गाँव से बाहर रोजगार करते हैं, यहाँ पर ही मिल रहा है उनको। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस हुए या केजरीवाल
पहले आप सवाल का जवाब दो। अगर आपको माइक से अगर माइक अपने हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा, आपको सवाल का जवाब देना है कि क्या यहाँ से कुछ लोगों ने रोजगार के लिए पलायन करा, यहाँ रोजगार नहीं मिला, तो आप हमें नाम में जवाब दीजिए, क्या पलायन ये किया? है कि यहाँ के गांव वालों को यहीं पर रोजगार मिल रहा है या वो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं? अगर इसमें जवाब देना है तो आप जवाब। माइक अपने हाथ में लो, आप देखिए सर, यहाँ कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। सारी जो मेरे भाई बंधु हैं इस समय सारी समझ परेशान है। कोई रोजगार नहीं इस गांव के अंदर, इस देश के अंदर कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका वैसे? जी मेरा प्रकाश नाम है। जी प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। गाँव में परेशान है, बाहर तो घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। आपके हिसाब से, प्रकाश जी के हिसाब से गाँव में कोई रोजगार नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ता है, गांव में तो रोजगार नहीं है। तो क्या त्रिवेंद्र सरकार ने रोजगार के लिए कुछ किया? कोई बता पाएगा इसमें कि यहाँ पे रोजगार पैदा हो, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई स्कीम लाई हो सरकार कि रोजगार पैदा हो? कोई बता पाएगा इसमें? वो मुल्ला जी पीछे कुछ बताना चाह रहे हैं शायद, बताएंगे आप मुल्ला जी? एक बार मैं देखता हूँ किसी को। कुछ किया सरकार ने? अगर वहाँ माइक सरकार ने रोजगार के लिए कुछ किया, तो सरकार ने उस रोजगार को पैदा करने के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। कुछ तो जरूर किया होगा ना? नहीं, आप कैसे कह रहे हो कुछ नहीं किया? कुछ तो जरूर करा होगा। अरे बातें करे थे, बातें वादे करके छोड़ दिए उन्होंने, और क्या? वादे करके छोड़, बातें कैसे बातें वादे करके छोड़ दिए, उसके बाद में पत्थर भी ना कोई इधर देखा भी ना, कोई जी गया कोई मर गया। वादे किए पर काम कुछ नहीं किया। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहें? सब बातें किए थे और रोजगार के लिए सरकार ने कुछ किया? आप गाँव के लिए बातें किए थे सर, वादे किए थे खाली? वादे किए थे और वादे खत्म। बातें करे थे। प्रत्येक आदमी को 15,000 रुपये मंथली मिलेंगे। अच्छा, ये कौन सी सरकार ने करे थे? ये करे थे जी हमारे प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? कह रहे प्रत्येक आदमी को 500 रुपये रोज के मिलेंगे, 15,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, अगर रोजगार नहीं मिला तो? रोजगार किसी खेत में भी तुम काम करोगे तब भी 500 रुपये मंथली मिलेंगे तुम्हें रोज के। मतलब आप कम से कम न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे जी हैं? जी जी, आपने कहा कि सरकार ने ये कहा था कि कम से कम मजदूरी 500 रुपए की होगी, 500 रुपये की होगी, चाहे तुम फावड़ा चलाओ या कुछ भी करो। और वो आपको नहीं मिली। वो नहीं मिली, नहीं रही। हमें 300 रुपये, 350 रुपये इतनी तरह की मजदूरी चल रही है। 8 घंटे 2 घंटे काम करते लोग। सरकार की मनरेगा की 200 ये बताओ, आप बताइए, आप मजदूरी मिली सरकार की, लोगों को 200 रुपए पर डे के, किस चीज के? जो मनरेगा के काम चल रहे थे मुख्यमंत्री योजना के। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि यहाँ 24 घंटे बिजली आती है या पावर कट लगते हैं? देखो देखो, एक बात मैं यही रोक रहा हूँ, एक मिनट। देखो मैं भी इसे मेरा आया गया, रोजगार से मतलब ये है, मनरेगा की तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये महुआ खेड़ा की सारी फैक्ट्रियाँ जो लगी और बंद हो, आप सोचिए, किसी को पैसे नहीं चाहिए, सरकारों से कोई भीख नहीं चाहिए। अब ये कैसे चलती? अगर सरकार ठीक से योजना बनाए इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए तो ये चल जाएगी, सबको रोजगार यही मिल जाएगा पास के बराबर। इसीलिए ये सवाल जवाब हो रहे हैं कि खुलकर जवाब दीजिए कि कल को आने वाली सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की हो, उसे क्या करना है? कोई सरकार फैक्ट्री नहीं लगाती आके, लेकिन वो फैक्ट्री लगवाती है, उसके लिए योजनाएं बनाती है जिससे फैक्ट्री लगाने वाले आए। जब ये महुआ खेड़ा बंधा था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, तब बिजली का रेट 2.5 रुपए था, तब देश भर से आके लोगों ने यहाँ फैक्ट्री लगाई। आज 6 रुपए 90 पैसे है फैक्ट्री की बिजली का। कौन आएगा यहाँ पे? 6 रुपए 90 पैसे। आप चेक कर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, घर की बिजली की नहीं। 6 रुपए 90 पैसे, ठीक है, मैं घर की बात नहीं कर रहा। जब पंजाब में और जगहों में बिजली सस्ती मिल रही है तो क्यों यहाँ पे आदमी फैक्ट्री लगाएगा? इसलिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है सरकार, उसी पे यह सवाल है। हम क्योंकि बिजली आई चुके हैं तो मैं बिजली से ही सवाल शुरू करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर 24 घंटे बिजली आती है यहाँ, या फिर यहाँ पर पावर कट लगते हैं? 24 घंटे आती है, इसके यहाँ 24 घंटे आती है, हाथ खड़ा कर दो। 24 घंटे किसी के यहाँ बिजली नहीं आती, पावर कट लगते हैं। कितने लोग कितने घंटे के पावर कट लगते हैं?
जरा माइक से कोई पूछवाएंगे जरा कितने घंटे के पावर कट? आप बताइए कितने घंटे बिजली भागती है? 2 घंटे कम से कम 7:30 बजे भागेगी, 9 बजे भागेगी। आप बताइए। पूरे पूरे दिन में बस 1.5 घंटा बिजली कटती है। बिजली भागती है आपकी? लाइट भागने वाली है। कोई बात नहीं, हमारी लाइट जलती रहेगी। आप खुद और शाम को डेली का नियम है। आप बताइए जनाब। लगभग 24 घंटे में से कितने घंटे लाइट भागती है? 8 घंटे भागती है। 8 घंटे 6-7 घंटे 6-7 घंटे पावर कट लगते हैं। 5 ऐसा हो जाएगा मतलब 12 घंटे गायब हो जाए। 12 घंटे आइडल में क्या रोस्टिंग चल रही है। अच्छा, मतलब ये रोज का सिलसिला है कि कभी कभी? रोज चल रहा है। रोज का सिलसिला है। रोज सिलसिला है। तो मुझे ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके यहाँ बिजली तो आती है और बिजली नहीं भी आती, दोनों चीजें। और ये बताइए जिनके यहाँ बिजली कभी कभी कटती है और नहीं आती, उनके यहाँ बिजली के बिल आते हैं कि नहीं आते? अच्छा, बिजली अगर नहीं भी आती है तो बिल बराबर आता है, ऐसे ही है? जी हाँ। तो बिजली कटने का बिल आता है या बिजली आने का बिल आता है? कटने का भी आ रहा है। वही बता सकते हैं। है? ये तो वही बता सकते हैं, पावर हाउस वाले बता सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि बिजली खूब कटती है, 6-7 घंटे से लेके 12 घंटे तक भी कट जाती है। जी हाँ। और पूरे नहीं भी आती 24 घंटे बिजली, लेकिन बिजली के बिल बराबर आते हैं। जी हाँ। ऐसी बात है ना? जी हाँ। अच्छा, बिल कितने आते हैं? बिजली का तो कोई हिसाब ही नहीं। किसी के 1200, किसी के 1000, किसी के 1500, किसी के 2000, किसी के 2200, 4000 तक एक साथ बैठ गया। कोई का मतलब कोई देखा भाई कुछ नहीं है। इधर कोई बता पाएगा कि बिजली के बिल कई कम आते हैं या ज्यादा आते हैं? ज्यादा आते हैं। आप बताइए। सर हमारे यहाँ बिल आता 5,500 रुपये 2 महीने। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? मेरे घर में 6 हैं। 6 जनों का बिल है 5,500। 5,500 रुपये। आपका घर 2-4 बीघे में होगा जरूर। सर मेरा घर है 10 बाई 56 में। मतलब 500-550 फुट के घर में आपका बिल 5,500 का आता है। 5,500 रुपये बिल आते हैं और गर्मी में आता ज्यादा है। गर्मियों में इससे भी ज्यादा आता इससे है। भी ज्यादा आता है। पंखे तो आप एसी वगैरह चलाते हो कैसे? नहीं जी, एसी नहीं है। एसी चलाते होगे आप? बस सिर्फ एक फ्रिज है एसी के नाम का। फ्रिज चलाते हो और आपका बिल आता है 5,500। जी। तो आपको लगता है सही आता है या ज्यादा आता है? अब ये तो गवर्नमेंट बताएगी सही आता है ज्यादा आता है। मेरे आपको तो 5-6 बल्ब चलते हैं और क्या बोलते हैं, एक फ्रिज है और एक वॉशिंग मशीन है। 5,500 का बिल। 5,500 रुपये बिल आता है। और कोई बता पाएगा जिसको लगता है बिल ज्यादा आते हैं? मैं आपके पास वापस आऊंगा। कोई और बताएगा बिजली के बिल ज्यादा आते हैं जिसको लगता है? आप बताइए। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, किस किस को ज्यादा आते हैं बताइए। कितने कितने बिल आते हैं? आप बताइए कितना बिल आता है आपका? 8 तारीख में 2 महीने का 10,000 का बिल जमा कराया हूँ। अच्छा, 6 महीने का बिल लगा? नहीं 2 महीने में आता है। 2 महीने में करेगा? 6 महीने का तो नहीं ना? अब तो बिल मंगवा दो। हाँ, नहीं, बिल के लिए हम दोबारा आएंगे एक बार आपके सबके बिल आप क्या चले आप क्या कहना चाहते हैं? कभी जो है ज्यादा दे देते हैं बिल, कभी कम दे देते हैं। उसके बाद 2-4 महीने के बाद इकट्ठा ऐसे भेजते हैं, पता नहीं चला कहाँ से भेजते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हो जैसे? तो अच्छा ही निकाले ना। तो ऐसा तो नहीं है कि नेताजी अपने घर का बिल भी आपके यहाँ भेज तो क्या निकालना चाहिए, जितना आता है वो कटौती क्यों रह जाती है बाद में? वो कटौती रह जाती है बाद में। वो भरेगा दिएगा नहीं, बाद में 3,000 का बिल आता है बाद में। अच्छा, आपका पिछला बिल कितना आया था? कितना आया था लगभग? क्या गिरा? चेक करके पता चलेगा। अच्छा, लेकिन आता ज्यादा ही है, कोई बात नहीं। आपको किसी को लगता हो अगर सही आता है बिल तो वो भी बता दे भाई। किसी को लगता हो कि उसका बिल बिल्कुल ठीक आता है, उतनी जिंदगी नहीं करता है। कोई है एक आध आदमी ऐसा जो कहता है कि मेरा बिजली का बिल बिल्कुल ठीक आता है, मैं उतनी बिजली खर्च करता हूँ? है कोई नहीं ऐसा? सबको लगता है कि बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे उत्तराखंड में तमाम नदियां हैं जिनके ऊपर डैम बने हुए हैं।
सबको पता है ना? जरा ध्यान से सुनिए बात। सबको पता है हमारे यहाँ तमाम नदियां हैं जिनके ऊपर डैम बने हैं और हमारे यहाँ ही वो बिजली पैदा होती है। सबको पता है ये बात। और फिर भी हमारे बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। हमें 24 घंटे बिजली तब भी नहीं मिलती। बिजली हमारे यहाँ बनती है, दूसरे प्रदेशों में बिकती है और हमें ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। ये पीछे पीछे भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। जिसको बोलना है अपना हाथ अपने आप उठा लें और जिसको दोबारा दूसरे को बुलवाना है पहले वो बोलेगा इस बात। तो 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, बस बिल आते हैं और बिजली बिल के नाम पर लूट मची हुई। आप सब लोग यही बात कहना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट फाइनल कर लें। आप सबका सामूहिक एक अगर जो ब्यौरा है, जो कहना है, आपका कथन है, यही बात है कि आप सबको लगता है बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। एक बार सब लोग एक साथ बोलेंगे, जिनको लगता है बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, हाँ बोलो। हाँ हैं? हाँ, बिजली के बिल सही आते हैं आपके? ज्यादा नहीं आते हैं? पूछो ना इनसे पूछो तो जरा माइक ले जाए। माइक अपने हाथ में रखेंगे, आप माइक नहीं देना है। हेलो, देखिए भैया, मोदी सरकार हरा दो तो मेरा सब काम ठीक होगा, वरना नहीं होगा। मैं ध्यान रखो, मैं जाऊंगा मैं। और जितने भी मेरे साथ हैं, मेरा साथ दो, वरना ध्यान खत्म हो जाऊंगा। बिजली का बिल आपका कितना आता है ये पूछे। लाखों का बिल आ गया, लाखों का। लाखों का मतलब महीने में लाखों रुपए। हाँ, मैं बर्बाद हो गया। भीख मांग रहा बोर्ड में खड़ा होकर। तो घर से सारी गाँव की बस्ती भैया बंद, पूरा गाँव परेशान है। रोजगार खत्म, सब खत्म। इस मोदी के साथ मिल जाओ, गोली मार दूंगा। आपके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप बात रखिए अपने, बिल्कुल यहाँ पर बात रखने के लिए मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप में से मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा शांति बनाए रखिए। बच्चे थोड़ा सा वानर सेना जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए। और उधर भी मेरे को शांति पीछे की तरफ से चल के दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बैठने की जगह कम हो रही है तो इधर चारपाई पर। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप सब लोग जागरूक लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों के परिवार के रिश्तेदार या सगे संबंधी या दोस्त लोग दिल्ली में रहते हैं? कोई बता पाएगा? कोई हाथ उठाएगा जिनके रिश्तेदार या कोई जानने वाले या दोस्त, कोई संबंधी दिल्ली रहते हो? हाथ खड़ा करके बताएंगे। बस इतने ही लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में, किसी और में या दिल्ली जाके देखा भी हो आपने कि दिल्ली में क्या क्या हो रहा है? तो आप ये बताइए कि आप में से आपने उन लोगों से कभी बातचीत की होगी, उन लोगों की बातचीत होती होगी जो दिल्ली में रहते हैं आपके रिश्तेदार। क्या उन्होंने आपको बताया कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या काम किए हैं? क्या बताया? जिन लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, क्या उन रिश्तेदारों ने आप लोगों को ये बताया कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या काम किए हैं? कोई बताना चाहेगा? आप बताइए, युवा साथी। जी, मेरे रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में और मेरी कजिन है, वो बताते हैं वहाँ की फैसिलिटी। केजरीवाल सरकार ने वहाँ पे कितना अच्छा सब कुछ किया है, डेवलप किया है। तो निष्कर्ष निकलता है कि हमारे यहाँ के जो स्कूल्स हैं, हमारे स्टेट के स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हॉस्पिटल्स भी, सरकारी हॉस्पिटल्स वहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बल्कि हर मोहल्ले मोहल्ला क्लिनिक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, स्पेशलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इवन और बहुत बढ़िया है सब वहाँ। मतलब आम आदमी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से आपने बताया। इसके लिए वुमेंस के लिए बहुत फैसिलिटीज़ है वहाँ, गर्ल्स अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती है। ऐसा आपको लगता है या वो लोग बताते हैं? ऐसा हमें लगता भी है और वो लोग हमें बताते भी हैं, देखने को भी लगता है, न्यूज़ में मिलता रहता है। आप लोग कभी आते जाते रहे अपने रिश्तेदारों के पास? जी हाँ, आते जाते। आपने भी अपनी आंख से भी देखा है? जी, अपने आंखों से भी देखा है अपनी। और जो आपके रिश्तेदार कहते हैं, आप ही कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसे ही? जी ऐसे। क्या नाम है भैया आपका? जी, नवाजिश। नवाजिश जी ये बता रहे हैं। नवाजिश ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कम शब्दों में ये बताया कि दिल्ली में, दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या कर रही है। कोई और साथी बताना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं और एक बार और बता देता हूँ क्या क्या कर रही है। कोई और बताना चाहेगा उनके रिश्तेदारों ने जो कुछ बताया हो दिल्ली में क्या हो रहा है? चलिए मैं बताता हूँ कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता के लिए ध्यान से सुनना क्या बता रहे हैं। और ये जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ ना,
मेरी आप सबसे एक विनती है कि अगर आपके जिसके भी रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, ये आप उनसे जरूर पूछिएगा कि मुझे ये बताया गया क्या ये सच है या झूठ है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सरकार, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए। सरकारी स्कूलों के नतीजे आपको पता होगा, शायद अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा कि सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आए, यानी कि 100 में से 98 बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिजली अब वहाँ 24 घंटे आती है और बिजली में दिल्ली ने ऐसा नियम बना रखा है, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली में 200 यूनिट तक का बिजली मुफ्त है। एक महीने में अगर आप 200 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हो तो आपका बिल कितना आएगा? 0। और इसके अलावा और ये जो 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले जो अमूमन किसी भी शहर में जो घर होते हैं, और वो दिल्ली में भी है, लगभग 70% आबादी की जो बिजली है वो इन 200 यूनिट प्रति माह में कवर हो जाती है। यानी कि 70% आबादी के बिल वहाँ पर क्या आते हैं? क्या आते हैं? 0। थोड़ा जोर से बोल पाएंगे? क्या आता है? 0। क्या यहाँ पे किसी का बिल 0 आता है बिजली का? और वहाँ पर 70% आबादी का, यहाँ की पॉपुलेशन, मेरे को, मैं जब इस गांव में घुस रहा था तो मेरे को बताया था मेरे एक साथी ने कि यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 5000 के आसपास है। 5000 में अगर 70% आबादी मान ले तो 3500 लोगों के बिल यहाँ 0 आने चाहिए थे। मुझे एक भी आदमी नहीं बता पा रहा है कि उसके बिल 0 आते हैं। दिल्ली में 70% आबादी के बिल 0 आते हैं क्योंकि वहाँ पर 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त है। इसके अलावा दिल्ली की सारी सड़कें और गलियां शानदार बनवा दी गई हैं, बाकी में काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, किसने इस बारे में सुना है कि दिल्ली सरकार की एक योजना है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सरकार आपके द्वार। ये वाला आपने किसने सुना है? नहीं सुना है? चलिए हम बताएंगे यहाँ की सरकारी साली गद्दार है। नहीं, हमें दिल्ली सरकार की, यहाँ की सरकार की तो बात हमने बहुत पहले कर ली, हमें दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के तहत दिल्ली सरकार अपनी जनता के लिए क्या क्या काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कि मसलन जैसे छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनते हैं, प्रमाण पत्र जिनको हम बोलते हैं आम भाषा में, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे जाति या आय का प्रमाण पत्र, जैसे छोटे छोटे लेकिन जो गैर जरूरी या यूं कहें कि वैसे जरूरी होते हैं, अपने आप में कद में बहुत छोटे होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए अब दिल्ली वालों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। नहीं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तहसील जाओ, कभी पटवारी जी नहीं है, कभी कानून को साफ नहीं है, कभी नायब तहसीलदार साहब नहीं है, कभी तहसीलदार साहब नहीं है, और सब हो गए तो उस दिन SDM साहब नहीं है। फिर SDM साहब के यहाँ तीसरे दिन जाओ तो पता चला SDM साहब तो 2 दिन की छुट्टी पर है, या DM साहब के यहाँ गए। ऐसे होता है। वहाँ पर ये सब नहीं करना पड़ता। और वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको ये सब ऐसे छोटे छोटे काम अगर आपको करवाने हैं तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया जाए। अगर बांसखेड़ा के लोग, अगर यह बांसखेड़ा दिल्ली में आया करता होता और ये उत्तराखंड का पार्ट नहीं होता, ये त्रिवेंद्र सरकार नहीं चल रही होती, यहाँ भी केजरीवाल सरकार चल रही थी, तो आपको एक नंबर दिया जाता है। जैसे दिल्ली में एक नंबर दे रखा है 1076। आपको अपने मोबाइल से, अपने टेलीफोन से नंबर बताना है 1076। उधर से वो फोन उठेगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या सेवा चाहिए। आपने कहा साहब मेरा राशन कार्ड नहीं बना, तो बोले आपको राशन कार्ड बनवाना है? हाँ साहब राशन कार्ड। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? आपसे पूछा, आप कहेंगे बांसखेड़ा में, मैं गुरुद्वारे के सामने मस्जिद के पीछे की तरफ रहता हूँ। तो उससे आपको तुरंत बताया जाएगा कि कल को हमारा एक आदमी 11:15 पे आपके पास आएगा। आप 11:15 पे मिल पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं साहब मैं तो उस समय खेतों में जाता हूँ, मैं तो 5 बजे मिलूंगा। तो ठीक है, हम 5 बजे उसको आपके घर पर भेजेंगे और आप ये कागज अपने तैयार रखिएगा जिससे कि राशन कार्ड आपका बनेगा। जैसे आपका आधार हो गया, आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, जिसमें आपकी सब चीजें आती हैं। वो आदमी आपके घर पर आएगा अगले दिन 5:15 बजे, और आने से भी 10 मिनट पहले एक बार आपको फोन करेगा कि मैं आपके पास 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ या आधे घंटे में पहुंचने वाला हूँ। आप कहेंगे मैं 5 मिनट और लेगा, तो ठीक है, उस हिसाब से आएगा। अपने साथ में एक फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, एक स्कैनर लेके आएगा, आपके डॉक्यूमेंट देगा,
उसको अपलोड करेगा, हाथ के हाथ स्कैन करके आपके कागजों की कार्रवाई को पूरा करेगा। उसका एक छोटा सा सूक्ष्म एक उसका कीमत होती है जिसकी रसीद देगा, तो वो नंबर 2 में नहीं है, वो पटवारी जी को जो दिया जाता है या उनके पेशकार को दिया जाता है वो वाला पैसा नहीं है, उसकी एक रसीद देगा, 50 रुपए की शायद वो रसीद है, वो देगा। और उसके बाद क्या होगा, आपके कागज लेके चला जाएगा और आपसे कह देगा 7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपका कागज आपके घर पे वही आपके लेके जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। ये स्कीम अच्छी है कि बुरी? ऐसी स्कीम से कौन कौन काम करवाना चाहता है? अगर आप यहाँ से अगर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने चले गए, आय प्रमाण पत्र बनवाने चले गए तहसील, तो कितने दिन की दिहाड़ी खो गए आप लोग? आपको अंदाजा है कितने दिन की दिहाड़ी लगेगी? तो साला जाति स्थायी नहीं बनेगा, हम खोजेंगे मगर जाति स्थायी नहीं बनेगा। आपका कहने का मतलब यह है कि आप शायद जब तक बनवाओगे जब तक आपकी उम्र ही गुजर जाएगी, लेकिन बन नहीं पाएगा। और दिल्ली सरकार में कैसे बनेगा ये? 10 दिन के अंदर आपके घर पे आए बन के और आपके घर से कागज लेके जाएगी सरकार। ये है दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। और आपकी जानकारी के लिए, हालांकि ये हमारे आज को बताने का पॉइंट नहीं था, लेकिन क्योंकि बात यहाँ तक आई है मैं आपको फिर से और बता देता हूँ। आप सब लोग यहाँ से राशन की दुकानों के बारे में वाकिफ होंगे, राशन कैसे पड़ता है सबको पता है। कुछ धांधली भी होती होगी, कुछ सही मिलता भी होगा, कुछ कम मिलता होगा, कुछ क्वालिटी में गिरा हुआ मिलता होगा। मैं आपको दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को बताते हुए आपको आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, मार्च के महीने में यानी कि अगले महीने दिल्ली सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के तहत आपके घर पर पहुंचाएगी। आपको राशन वाले की दुकान पर नहीं जाना है। ये बात समझ में आई किसी को? क्या होगा इसमें? राशन कार्ड वाले की दुकान पे राशन लेने नहीं जाना। सरकार आपके घर पे आपका राशन घर पे पहुंचाएगी, आपको कहीं नहीं जाना। ये नहीं देखना कि राशन वाले ने दुकान खोली नहीं खोली, आज खोलेगा नहीं खोलेगा, अच्छा आज तो राशन वाले की दुकान खोलेगी, आज दिहाड़ी करने नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर पे आप अपना काम करने जाइए, आपके घर पे आपका राशन समय से पहुंचेगा, पैक पहुंचेगा, अच्छी क्वालिटी का पहुंचेगा। और अगर जब आप उसको खोल के उससे मुतमईन होंगे, उससे आप कंफर्म कर देंगे हाँ अच्छी क्वालिटी का है, तभी वो आपके राशन में चढ़ाया जाएगा, उसके पैसे आप देंगे। ये अच्छी सर्विस है। यहाँ बांसखेड़ा के लोग ऐसी सर्विसेज कौन कौन चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। सब लोग चाहते हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज होना चाहिए। अब काफी हद तक हम लोग एक आपकी समस्याओं को जान चुके हैं। मैं आगे इस प्रोग्राम के अगले चरण में जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग शांति से देखिएगा, खास तौर से बच्चे। जब तक ये वीडियो चले उतनी देर धैर्य धारण करें, बड़ा मुश्किल है हालांकि, लेकिन फिर भी चुप रहें। और ये वीडियो आपके लिए है। मुझे वहां से एक माता जी दिख रही है, अभी मेरी नजर गई है। माता जी आप देखते रहिएगा, ये वीडियो तो आपकी तरफ नहीं लेकिन आवाज आपको भी आती रहेगी। सरकार में फर्क होता है, सरकारों की नीयत में फर्क होता है, और सरकार की नीयत का असर पड़ता है जनता पर। ये वही अंतर है जो दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आज दिख रहा है। जहां दिल्ली हर दिन तरक्की की नई ऊंचाई छू रही है, उत्तराखंड की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही है। पलायन का बढ़ता ग्राफ, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई की मार, और सरकार की ओर से कोई मदद नहीं। ये तस्वीर है उत्तराखंड की। वहीं दिल्ली में इस कठिन दौर में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तरक्की की नई कहानी लिखी है। हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब आदमी पैसों की तंगी के कारण अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने पे मजबूर होता है। पहले दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल महंगे से महंगे कॉन्वेंट स्कूलों को भी चुनौती देते हैं। केवल 5 सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बदल दी। ये देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल। और ये देखिए उत्तराखंड के सरकारी स्कूल।
उत्तराखंड में आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। जहां दिल्ली में केजरीवाल सरकार आए दिन नए स्कूल खोले जा रही है, वहीं त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में 2500 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। उत्तराखंड पहुंचकर जब मनीष सिसोदिया जी ने त्रिवेंद्र रावत की विधानसभा के सरकारी स्कूल का हाल देखा तो उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, आखिर इतने बुरे हालातों में कोई बच्चा पढ़ाई कैसे कर पाएगा। प्रश्न उठता है कि अगर केजरीवाल सरकार 5 साल में सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर सकती है तो त्रिवेंद्र सरकार ने क्यों नहीं किए। आखिर उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर, उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर भी लगाम लगाई। अपने कार्यकाल में पिछले 6 साल में दिल्ली में केजरीवाल जी ने किसी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। और इधर उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और तानाशाही से जनता परेशान है। आए दिन उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा देते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कौन रोकेगा इन्हें। आधे स्कूल तो नेताओं के हैं और बाकी स्कूल नेताओं के संरक्षण में हैं। अगर केजरीवाल सरकार 5 सालों में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगा सकती है तो त्रिवेंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया। उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है, उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते हैं। पहले दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब थी। दवाइयां मिलती नहीं थी, टेस्ट होते नहीं थे, डॉक्टर आते नहीं थे। लेकिन 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को शानदार कर दिया। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर इलाज होता है। हर गली के अंदर केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। पूरी दिल्ली में ढेरों मोहल्ला क्लिनिक है। इन सारे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के अंदर सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सभी टेस्ट मुफ्त हैं। अगर किसी आदमी का 15 लाख का भी ऑपरेशन होना हो तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पूरा ऑपरेशन मुफ्त होता है। इधर उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज का बुरा हाल है। छोटे से छोटे इलाज के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। पहाड़ों में तो ना अस्पताल हैं और ना ही सड़कें। लोगों को मजबूरन डंडी कंडी या डोलियों के सहारे बीमार को अस्पताल ले जाना पड़ता है। सरकार की इसी विफलता के कारण हर रोज न जाने कितनी ही जानें चली जाती है। अगर केजरीवाल सरकार ने 5 सालों में सरकारी अस्पतालों को इतना शानदार कर दिया, अगर दिल्ली की जनता को अस्पतालों में बढ़िया और फ्री में इलाज मिलता है तो त्रिवेंद्र जी ने क्यों नहीं किया। उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है, उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता। दिल्ली में पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 6 साल पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। कई घंटों तक बिजली नहीं आती थी। लेकिन 5 सालों में केजरीवाल जी ने पावर कट खत्म कर दिए। आज दिल्ली में इन्वर्टर और जनरेटर की बिक्री बंद हो गई है। लोग इन्वर्टर और जनरेटर भूल गए हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं होता। जबकि दिल्ली बिजली खरीदने वाला राज्य है, ना कि बिजली बनाने वाला। उत्तराखंड तो खुद बिजली पैदा करता है, इसके बावजूद आए दिन यहाँ बिजली जाती रहती है। रोज कई घंटों के पावर कट होते हैं। अगर 5 साल में केजरीवाल जी दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर सकते हैं और पावर कट खत्म कर सकते हैं तो त्रिवेंद्र जी ने क्यों नहीं किया। आखिर उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है, उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते हैं। आज दिल्ली में लोगों को फ्री में बिजली मिल रही है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों की बिजली फ्री है। दिल्ली की लगभग 70% आबादी 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करती है। इसका मतलब दिल्ली की 70% आबादी की बिजली फ्री है। 24 घंटे बिजली, नो पावर कट और फ्री बिजली, 0 बिल आते हैं जनता के। कभी सुना है? एक तरह से दुनिया के 8वें अजूबे की तरह है। और उत्तराखंड के अंदर बिजली नहीं आती, केवल बिल आते हैं और बहुत ज्यादा बिल आते हैं। अगर 5 साल में केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली फ्री कर सकते हैं तो त्रिवेंद्र जी ने क्यों नहीं किया। उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते हैं। आखिर उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है। आज अगर दिल्ली में आपको किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी काम करवाना है, मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, किसी भी तरह का कोई भी काम करवाना है
तो अब आपको दिल्ली में सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दलाल को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, किसी बाबू की जेब गर्म करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक फोन नंबर दिया है 1076। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और फोन पर बताइए कि आपको क्या काम है। दिल्ली सरकार का कोई अफसर आपके घर आएगा और आपके घर आकर आपका सारा काम करके जाएगा। आपका राशन कार्ड आपके घर बना कर देकर जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र आपके घर बना कर देकर जाएगा, वो अपने साथ फोटोस्टेट की मशीन लेकर आएगा, स्कैनर लेकर आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप उत्तराखंड का हाल देखें तो लोग पहाड़ों की लंबी चढ़ाई करने के बाद सरकारी दफ्तरों तक पहुंचते हैं और इतनी कठिनाई सहने के बाद भी उनका कोई काम नहीं हो पाता। क्यों दिल्ली की तरह उत्तराखंड में सरकार लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाई? अगर केजरीवाल जी 5 साल में ये करिश्मा कर सकते हैं तो त्रिवेंद्र जी ने 5 साल में क्या किया? आखिर उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते हैं? उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है? आज उत्तराखंड में आए दिन महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे हैं। उत्तराखंड में हमारी बेटी जब कॉलेज के लिए निकलती है तो दिल धक धक करता है, पता नहीं घर वापस सही सलामत लौटेगी या नहीं। आए दिन अखबारों के सारे पन्ने अपराध से भरे रहते हैं, लूटमार हत्याएं आम हो गई हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली के कोने कोने में हर जगह गली में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। आज दिल्ली में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है कि अपराध करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। जब से केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं तब से दिल्ली में अपराध बहुत कम हो गए हैं। अगर केजरीवाल जी दिल्ली में अपराध कम कर सकते हैं तो त्रिवेंद्र जी क्या कर रहे हैं? आखिर उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है? उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते हैं? दिल्ली का रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाता है या दिल्ली पुलिस का कोई जवान अपनी ड्यूटी पर काम करते करते शहीद हो जाता है तो केजरीवाल जी उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। केजरीवाल जी उनका सम्मान करते हैं, केजरीवाल जी शहीदों का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति कट्टर देशभक्त है। अगर उत्तराखंड का कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाए या उत्तराखंड का कोई सिपाही अगर अपनी ड्यूटी पर शहीद हो जाए तो क्या उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि नहीं दी जानी चाहिए? अगर केजरीवाल जी ये कर सकते हैं तो त्रिवेंद्र जी क्यों नहीं कर सकते? इसी कारण लोग अपना घर परिवार सब छोड़ने को मजबूर हो गए। गांव में बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से दूर अकेले रह रहे हैं और बच्चे रोजगार के लिए दूसरे राज्य में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार अक्सर रोजगार मेला लगाती है जिसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिलती है और लाखों पेट पाले जाते हैं। अगर केजरीवाल जी ये काम कर सकते हैं तो त्रिवेंद्र जी ने क्यों नहीं किया? आखिर उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है? उत्तराखंड के लोग क्यों भुगते हैं? इतना ही नहीं, श्रवण कुमार की तरह केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, द्वारकाधीश जैसे विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है। केजरीवाल सरकार इन सभी बुजुर्गों के लिए एसी ट्रेन से लेकर फर्स्ट क्लास होटल और शानदार खाने का इंतजाम भी करती है। कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना बड़े पुण्य का काम होता है। केजरीवाल सरकार की इस योजना का पुण्य सारी दिल्ली को लगा है। 20 सालों में हम उत्तराखंड वालों ने हर पार्टी को मौका दिया पर सब ने अपने घर भरने के सिवाय कुछ नहीं किया। उन सभी पार्टियों ने उत्तराखंड के लोगों को धोखा दिया। आज से 6 साल पहले दिल्ली के लोगों ने अपनी तकदीर बदली थी। दिल्ली के लोगों ने सारी पार्टियों और सारे नेताओं को लात मारकर आम आदमी पार्टी को अपना वोट दिया। एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया, एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसमें कट्टर देशभक्त है। एक ईमानदार इंसान को वोट दिया, केजरीवाल जी को जिताया और आज उसका फायदा दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में जो विकास हो रहा है वो अभूतपूर्व है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है।
स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। हम उत्तराखंड वालों के पास भी मौका है। हम लोग भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं। चाबी हमारे हाथ में है। या तो हम अपनी पुरानी पार्टियों के चक्कर में पड़े रहें, लेकिन अगर हमें अपने परिवार का भविष्य बदलना है, अपने देश का भविष्य बदलना है, उत्तराखंड का भविष्य बदलना है, तो केवल और केवल एक ही पार्टी है जो आज उत्तराखंड का भविष्य बदल सकती है। एक ही पार्टी है जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बना सकती है। आम आदमी पार्टी। सारे मिल जाओ, सारे जने मिलकर एक बार आम आदमी पार्टी को जिताओ। एक बार आम आदमी पार्टी को जिताने के बाद आप लोग सारी पार्टियों को भूल जाओगे, जैसे दिल्ली के लोग सारी पार्टियों को भूल गए। देखा आपने दिल्ली में दिल्ली की सरकार अपनी जनता के लिए कितनी चिंता करती है, और यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप सब इस बात से देख पाए होंगे, इसमें सब दिखाए गए। आप पहले अपनी जगह पे जाएंगे, माइक आपके पास आएगा। दिल्ली की राजधानी दिल्ली में मुझे भी नहीं दिल्ली वालों ने ही कराया। अच्छा आप बताइए एक बार अभी हम लोग फिर वापस आते हैं सवाल जवाब सम्मान के रूप में। रुको 2 मिनट रुको। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शानदार अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए? हाथ खड़ा कर सकते हैं। सब लोग नहीं चाहते, मैडम नहीं चाहते। जो नहीं चाहते हैं एक बार वो हाथ खड़ा करेंगे, बाकी नीचे करते। जो नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि उत्तराखंड में ऐसे अस्पताल हो, ठीक है। तो मतलब मैं मान के चलूं कि सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली की तरह यहाँ पे भी स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी अच्छी होनी चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा हाँ, यस, आवाज भी निकलनी चाहिए कि हाँ चाहते हैं। हाथ खड़ा करें। आप में से कौन कौन चाहता है कि उत्तराखंड के भी सरकारी स्कूल दिल्ली की तरह बेमिसाल होने चाहिए? ठीक है। आप में से कौन कौन चाहता है कि उत्तराखंड के हर युवा के पास रोजगार होना चाहिए? कौन कौन चाहता है? ये कुछ पीछे युवा चाहते हैं, पीछे खड़े हैं, पीछे कुछ ये 4-5 युवा खड़े हैं। आप ही से जो पीछे पलट के देख रहे हैं, जिनके गले में मैरून कलर का ये मफलर है, आप नहीं चाहते? आप नहीं चाहते? बिल्कुल। अच्छा आप में से कौन कौन चाहता है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बिजली पानी मुफ्त होनी चाहिए, 24 घंटे बिजली पानी आना? जरा आसिफ भाई बताएंगे, मैंने आपको रास्ते में एक नल दिखाया था, क्या था? मंदिर किसका घर था? गोविंद का घर है, यहाँ पीछे मंदिर है वहाँ पर। वहाँ पे एक नल है, मैंने देखा सरकारी नल जो लाल रंग का पुता हुआ है, और लाल रंग जिसके ऊपर सरकार अगर लाल रंग कर देती है तो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। और मैं देख रहा था तमाम लोग यहाँ से पानी भर रहे थे। मुझे लगता है इस गांव में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तो पानी पीने योग्य नहीं है, कभी उस पानी को पीजिएगा मत। वो लाल वो नल है, उसको पानी पीने योग्य नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोग उस पानी को पीते पीते बीमार पड़ जाए लंबे समय में। तो पानी की बात आई इसलिए मैंने आपको गौर करा। आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारे गांव की सड़कें और गलियां पक्की और अच्छी बनाई जाए? सब लोग चाहते हैं, पक्का चाहते हैं? तो एक बार जोर से बोलो, बोलो बोलो, सब लोग चाहते हैं? पीछे वाले लोग नहीं चाहते, बच्चे चाहते हैं, बड़े लोग। चलिए अच्छा ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहता है कि दिल्ली जैसा ही विकास उत्तराखंड में भी होना चाहिए? चौहान साहब नहीं चाह रहे मेरे ख्याल से। अच्छा चौहान साहब को ठंड लग रही है, उन्होंने हाथ अपनी जेब में डाल दिए। तो आप दोनों हाथ उठा के एक बार तो बता दो कि दिल्ली जैसा विकास बांसखेड़े में भी होना चाहिए। बांसखेड़े में भी किसी को चाहिए? ठीक है, अब मैं मान जाऊंगा, चलो सबको ही चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो झाड़ू जो चुनाव निशान है, ये किस पार्टी का चुनाव निशान है?
बच्चे बच्चे एक बार मैं बड़ों से सुनूंगा, मुझे पता तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, मैं बड़ों से सुनना चाहता हूँ, एक आवाज में बोलेंगे किस पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है। बच्चों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बड़ों की नहीं आ रही। मैं एक बार बच्चे प्लीज चुप रहेंगे, बच्चों को दोबारा से कंपटीशन करवाएंगे कौन ज्यादा बोलता है। एक आवाज में बोलेंगे कौन सी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। अब सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान क्या है, और झाड़ू किस पार्टी का चुनाव निशान है? आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? हाँ, यहाँ फंस गए। देखो, मैंने यही मैं फांसना चाहता था, मुझे भी तो चाहिए ना ऐसे सवाल जहाँ की आवाज कम हो जाए। कौन है सबसे बड़ा नेता? बच्चों को पता है, बड़ों को नहीं पता। बच्चों को पता है, बड़े नहीं बता पा रहे। बताओ कौन है आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता? इस बार बच्चों पे मेरी तरफ आ जाओ, बच्चे मेरे पास रहेंगे पपैये वाले, और बाकी लोग बताएंगे आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है। इधर वाले लोग बताएंगे कौन है। एक आवाज में इधर से, फिर एक आवाज इधर से। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? भाई तुमको अभी नहीं बोलना, तुमसे अलग से पूछूंगी, पहले मैं उनसे पूछ रहा हूँ कौन है भाई आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता। भाई एक बार इधर से देखते हैं, ये बच्चे ज्यादा बोलेंगे। बताओ आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? ये होती है, ये होती है। अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान क्या है? क्या है आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान? क्या है चुनाव निशान? चुनाव निशान। अच्छा, यहाँ कितने लोग, इस गांव के जो लोग हैं, इस मीटिंग में जितने लोग आए हुए हैं, और उधर जो माता जी देख रही है वो भी, किस किस के पास में मोबाइल है? किस किस के हाथ उठा लें? किस किस के पास इस समय जेब में आसपास में मोबाइल है? जिनके पास इस समय मोबाइल है वो लोग हाथ उठाएं। जरा मेरे वॉलंटियर जरा उठाए रखिएगा, हम विनती करना है। आप सब लोग अपने मोबाइल निकाल लीजिए स्क्रीन ऑन करके, जिससे हम गिनती कर पाए। स्क्रीन ऑन, लाइट दिख लीजिए। हाँ, गिनती करो, जरा काउंट करो। एक तरफ से काउंट करना है, एक आदमी काउंट करेगा, दो लोग काउंट करेंगे, एक इधर से एक इधर से, अपने अपनी काउंटिंग मिसमैच ना हो। आपके पास मोबाइल है? मैं आपसे कह रहा हूँ, ऊपर जो आप खड़ी हैं, आपके पास मोबाइल है? मोबाइल है आपके पास? मोबाइल नहीं है आपके पास? है आपके पास मोबाइल? तो मोबाइल निकालिए। मोबाइल है 25 और 21 कुल मिला के 46 फोन है यहाँ पर। 46 फोन यहाँ पर है, हमारे साथी ने जिसको बताया। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल अब बैठ जाइए, अभी व्यवस्था बनाए रखिए, अभी यहाँ पर एक और नया खेल होने वाला है। अच्छा, सब लोग नंबर मिलाने जानते हैं? जो लोग फोन रख रहे हैं तो आप अपना कीपैड ऑन करिए, मतलब जो डायल पैड है जिससे नंबर मिलाते हैं, फोन अपने हाथ में रखिए, स्क्रीन ऑन करिए और नंबर मिलाना है आपको। मैं एक नंबर बोलूंगा, मैंने आपको डोर स्टेप डिलीवरी और सर्विसेज के बारे में बताया था। 1076 मिलाओ तो जो है वहाँ उठता है, वहाँ से आदमी पूछता है आपको क्या काम करना है। बच्चे चुप रहेंगे, बिल्कुल बच्चे तब बोलेंगे जब मैं बच्चों से बोलूंगा। बच्चे मेरी तरफ है, ये बड़े बड़े उधर की तरफ, ठीक है? वही नहीं, बच्चे ये बच्चे नहीं। सब लोग अपना मोबाइल निकालिएगा, मैं आपको नंबर बताऊंगा, वो नंबर बोलना है। जैसे मैं बोलूंगा, सपोज मानिए मैं बोलूंगा 1, तो आप लोग 1 दबाएंगे और 1 बोलेंगे भी, जिससे मुझे पता चला आपने सही नंबर दबाया, ठीक है? सबके हाथ में फोन है, रेडी? शुरू करें? तो मिलाना शुरू करिए। 7 7 आप भी बोलेंगे पीछे से। जब 7 दबाएं तो 7 बोलेंगे। 7 जिसने दबा लिया है वो 7 एक बार बोल दे। 6 6 6 6 9 9 0 0 0 0 7 7 6 6 6 6 9 9। सबने मिला लिया ये नंबर?
स्क्रीन में देखो 10 नंबर हो गए पूरे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, वही नंबर आप चेक कर लीजिएगा। मैं फिर से वही नंबर बोलूंगा, आप लोग चेक करेंगे। सिर्फ अगर कहीं किसी से गलती हो रही है उसको सही कर लीजिएगा। नंबर है 7 6 6 9 0 0 7 6 6 9। अब सबका नंबर सही हो गया? सबका सही हो गया ना? अब एक साथ इस नंबर पे बम्बार्डमेंट करना, सब मिला दो एक साथ नंबर। मैं करता हूँ, चौहान साहब का मैं करता हूँ। चौहान साहब को बिल्कुल परेशान नहीं होगा, ऐसे खोलोगे तभी तो होगा। हाँ खुला हुआ। सब लोगों ने ये नंबर मिला लिया? तो मिलेगा ही नहीं। सब लोगों ने ये नंबर मिलाया? जिन लोगों ने ये नंबर मिलाया, एक बार फिर से अपना मोबाइल ऊपर कर ले। एक बार फिर से काउंट करेंगे हमारे वॉलंटियर्स कितने लोगों ने ये नंबर मिलाया है। सब लोग काउंट करेंगे एक बार ये नंबर कितने लोगों ने मिलाया। चलिए मैं ही मिलाता हूँ, मैं काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 40। लगभग 40 लोगों ने यहाँ पर ये नंबर है। 41 लोगों ने ये नंबर मिलाया। 42। हाँ वेरी गुड। और भी कोई है आपके घर में अंदर, जो भी अंदर हो, जिनके फोन अभी बाहर ना, उनको भी बुला लीजिए बाहर। उधर पीछे जो खड़े ट्रांसफार्मर की तरफ, किसी ने उधर भी नंबर मिलाया है तो एक बार हाथ फोन अपना ऊपर। 7669 00 7669 ये नंबर जिसने मिला लिया। 41 42 43। ठीक है, 43 लोगों ने ये नंबर मिलाया। सबने जिनने ये नंबर मिलाया है वो फोन कट गया होगा, ऐसे ही हुआ था। एक मैसेज आया होगा आपके पास, सबके पास आया है? किसी के पास नहीं आया? सबके पास आया। उस मैसेज को खोलो। उस मैसेज में खोलने से पहले अपना डाटा ऑन कर लो, इंटरनेट का। इंटरनेट डेटा ऑन है सबका? उस मैसेज को खोलो, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को दबाओ। उस लिंक को दबाएंगे तो एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप में जुड़े। लिंक को दबाइए और यहाँ जो सुरेश है, आसिफ, सुरेश, मयंक, अजय, जो लोग यहाँ के लोग हैं, जो इस बांसखेड़ा से हमारी पार्टी से संबंधित लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों के पास छोटा वाला फोन है, इंटरनेट नहीं चलता जिसमें, वो जरा एक बार हाथ उठाएं। जिन्होंने नंबर मिलाया लेकिन उनका फोन छोटा वाला है। आपने 2 बार मिलाया होगा तो 2 मैसेज आएंगे। कोई बात नहीं, एक ही मैसेज काम का है, जो भी मिला दो उनमें से। तो जिन लोगों के पास छोटा वाला फोन है और नहीं है तो आसिफ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इन सब के नंबर नोट करें अभी ही, तुरंत नोट करें। आसिफ को हेल्प करने के लिए अजय, सुरेश, मयंक सिंह है यहाँ पर। बाकी पेन कहाँ है? संदीप भैया प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करा दीजिए। सब बच्चे बैठे रहेंगे अभी, बच्चों के लिए अब एक नई चीज है अलग, वो मैं बात बताऊंगा। बच्चे बिल्कुल शांति बनाए। आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाएं। जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, मेरा सवाल फिर से सुन लीजिएगा और अपनी बातों से थोड़ा सा हटके, जो इधर चारपाई पे बैठे हुए, कुर्सियों पर बैठे हुए, मैं फिर से उनसे भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग, ये बच्चे जो बैठे हैं, ये युवा साथी हमारे पिंक स्वेटर में बैठे हुए हैं, पिंक शर्ट में, क्या आप लोग आम आदमी पार्टी से जो लोग जुड़ना चाहते हैं हाथ उठाए रखें एक बार, हमें गिनती करनी है हमको। ठीक है, आप सब लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं? सब जुड़ना चाहते हैं? स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं या किसी प्रेशर में जुड़ना चाहते हैं? सब अपनी मर्जी से जुड़ना चाहते हैं ना? बहुत अच्छी बात है।
तो हम ऐसा करते हैं कि आप सबको आम आदमी पार्टी की हम टोपी देंगे, ठीक है? सबको टोपी अभी हम आम आदमी पार्टी की हमारे वॉलंटियर्स टोपी देंगे, सब लोग अपनी टोपी लगाएंगे और इस दीवार की तरफ आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? और व्यवस्था बनाए रखेंगे, सबको टोपी मिलेगी, इसलिए कोई ये ना सोचे कि पहले मैं ले लूं।